बताइए। तो गया। हाँ, बताइए भैया। हाँ, पेज नंबर बतावा हो। पेज प्लीज ज्वाइन कीजिए, आपका नाम अजबे नहीं आ रहा सिस्टर। 90। हाँ, पेज नंबर है अंकिता। हम्म, 94, 93 है, 93। ठीक 93। हाँ, भूमिगत है। कोयला गैसीकरण। अच्छा, हाँ मैं ठीक है। हम मैं मतलब इस पे बात करते हैं, जैसे अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के बारे में, है ना। तो भूमिगत कोयला गैसीकरण क्या है, ठीक है। तो जैसे कोयला मंत्रालय ने झारखंड में एक महत्वपूर्ण भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना की शुभारंभ किया है ना, इसीलिए ये चीज न्यूज में है। अब हम बात करेंगे भूमिगत कोयला गैसीकरण यूसीजी के बारे में, ये क्या है, ठीक है। भूमिगत कोयला गैसीकरण वास्तव में ऊर्जा उत्पादन की प्रक्रिया है। मतलब इससे हम मतलब ऊर्जा उत्पादन करते हैं। इसके तहत कोयले को उसके मूल कोयला संस्तर में ही गैसीकृत किया जाता है। मतलब जो उसका मूल रूप जो होता है ना कोयला, उसी में उसको गैसीय रूप में ढाला जाता है, अथवा रासायनिक रूप से संश्लेषण गैस मतलब सिंथेसिस गैस से या सिनगैस में मतलब उसको बदला जाता है। जैसे कि कोयला का जो ठोस रूप है ना, उसको गैसीय रूप में बदल देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब भूमिगत कोयला गैसीकरण, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं, जैसे भूमिगत कोयला गैसीकरण से प्राप्त गैस सतही कोयला गैसीकरण गैस के समान ही होती है, सामान्यतः मीथेन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद हाँ, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब यह मिश्रण होता है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के तहत मतलब इतना याद रखना है कि मतलब कौन कौन से गैस उसमें मतलब पाए जाते हैं ना, तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। भूमिगत कोयला गैसीकरण के तहत कोयला संस्तर की मूल जगह पर इन सीटू दहन करके उपयोगी गैस का मतलब उत्पादन किया जाता है ना। तो अब यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि भूमिगत कोयला गैसीकरण संयंत्र कैसे कैसे ये वर्क करता है। विद्युत उत्पादन हम कैसे करते हैं, कम उत्सर्जन की बता रहा है, CO2 का पृथक्करण, गैस क्लीनिंग, ये सब चीज। हम बात करते हैं कोयला संस्तर में भाप और वायु या ऑक्सीजन को प्रवेश कराकर उसे प्रज्वलित करके, मतलब प्रज्वलित मतलब उसका ऊपर में नहीं दिखते आग जैसे जलता, करके गैसीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस प्रक्रिया के लिए 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, और इस प्रक्रिया से प्राप्त उत्पाद कोयले के प्रकार, तापमान, दाब तथा दहन के लिए प्रयुक्त वायु या ऑक्सीजन के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। भूमिगत कोयला गैसीकरण के उत्पाद जैसे विद्युत हो जाएगा, है ना, रासायनिक फीड स्टॉक हो जाएगा, हाइड्रोजन का उत्पादन आदि। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लाभ कौन कौन से हैं, खनन न किए जा सकने वाले कोयले का उपयोग, जिसका हम क्या कर सकते हैं, जिसका हम खनन नहीं कर सकते, शायद वो बहुत अंदर में है, ठीक है, तो उस चीज का हम क्या कर सकते हैं उस कोयले का भी हम यूज कर सकते हैं गैसीय रूप में। उसके बाद भूमिगत व्यय में कमी, है ना, जैसे कोयला खनन और सतही गैसीकरण कॉम्प्लेक्स से संबंधित व्यय में कमी। मतलब कोयला खनन करने के लिए हमको इतने सारे मशीन का, लेबर का, हर चीज का जरूरत पड़ेगा ना, अगर उसका गैसीकरण द्वारा हम क्या करेंगे, उसको पाइप से निकाल लेंगे, तो चीज थोड़ा सा मतलब सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ऊर्जा घनत्व की बात करें, जैसे सामान्य कोल बेड मीथेन से गैस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होती है, उससे 3% कम भूमि क्षेत्र में भूमिगत कोयला गैसीकरण से समान मात्रा में गैस ऊर्जा मतलब प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। जैसे भूमिगत कोयला गैसीकरण से जुड़ी कौन कौन सी जैसे चिंताएं, जैसे धंसाव का खतरा, मतलब जैसे भूमि धंस जाती है ना, झारखंड में ये चीज बहुत देखने को मिलता है, भूस्खलन जैसा जैसी चीजें। भूजल का संदूषण होता है ना, प्रदूषित होता है भूजल हमारा। कोयला निकालोगे तो डायरेक्ट आप उसको गैस में कन्वर्ट कर दे रहे हो, तो वो चीज हानिकारक हो रहा है ना। कोई भी माइनिंग नहीं करेगा, गैस फैला रहेगा, तो उसके मरने के लिए मीथेन ये सब चीज में आदमी नहीं ना, जैसे एक रानीगंज मूवी में हम देखे होंगे ना किस टाइप से हो जाता है एकदम। उसके बाद हम बात कर सकते हैं प्रमाणित प्रौद्योगिकी का अभाव होता है, अस्थिर स्थिति प्रक्रिया होती है ना। अब हम बात करेंगे कोयला गैसीकरण हेतु कौन कौन सी पहले चलाई गई, जैसे राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन। इसका लक्ष्य 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला का क्या करना है, गैसीकरण और द्रवीकरण प्राप्त करना है, इसको गैस या तरल अवस्था में कन्वर्ट कर देना। 2015 में कोयला मंत्रालय ने भारत में कोयला और लिग्नाइट युक्त क्षेत्रों में हाँ, लिग्नाइट है ये। लिग्नाइट मतलब कोयला होता है ना, लिग्नाइट कोयला होता है, उसके बाद जहाँ पे मतलब
ये कोयले का टाइप से क्षेत्र में भूमिगत कोयला गैसीकरण के विकास के लिए एक व्यापक और नीतिगत फ्रेमवर्क को मतलब मंजूरी दिया है। कोयला लिग्नाइट गैसीकरण प्रोत्साहन योजना, ठीक है, वो है ये बताता है कि यह सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र के द्वारा कोयला या लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता योजना। इसके तहत कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के प्रोत्साहन के लिए 85 करोड़ का आवंटन किया गया। संयुक्त उद्यम समझौता, ठीक है, सरकार सतही कोयला गैसीकरण के माध्यम से अमोनियम नाइट्रेट संयंत्र स्थापित करने के लिए संयुक्त उद्यम समझौता का उपयोग करके परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है। कोल इंडिया लिमिटेड है और वेल के बीच एक ऐसा ही समझौता मतलब हुआ था, है ना। अब हम बात करेंगे संधारणीय कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है। पहले हम बात करेंगे नेचुरल फार्मिंग के बारे में, ठीक है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वतंत्र केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के रूप में शुभारंभ किया। इस मिशन का क्रियान्वयन केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के तहत होगा। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती के मिशन के बारे में, ठीक है। वित्त वर्ष 2023-24 से भारतीय के प्राकृतिक कृषि पद्धति का नाम बदलकर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन कर दिया गया ताकि इसे पूरे देश में लागू किया जा सके। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब इसे केंद्र सरकार ने लागू किया है और इसे 6 वर्ष 2019 के लिए अवधि। तो ये चीज याद रखना, जो प्राकृतिक खेती उसका टाइम पीरियड 6 वर्ष रखा गया 2019 से 25। 2019 में इसे परंपरागत कृषि विकास योजना नामक अम्ब्रेला योजना के तहत एक उप योजना के रूप में शामिल किया गया था और इसका लक्ष्य देश भर के 600 प्रमुख ब्लॉक्स में 12 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर करना था। साथ ही क्लस्टर निर्माण और क्षमता निर्माण के लिए 3 वर्षों के लिए 12,200 रुपए प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता प्रदान करना भी इसका लक्ष्य है। अब हम बात करेंगे प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के कौन कौन से उद्देश्य। सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग जैसी पद्धतियों को बढ़ावा देना, ठीक है। तो नेचुरल रूप से मतलब हम जो खेती करते हैं उसमें क्या करते हैं ना, ज्यादा तो हम यूरिया ये सब चीज का प्रयोग नहीं करते हैं और ये क्या होता है मतलब हमारे मतलब हेल्थ के लिए अच्छा होता है और वो खाना जो होता है काफी ज्यादा पौष्टिक होता है ना। उसके बाद किसानों को खेती की इनपुट लागत और बाहर से खरीदे गए इनपुट पर निर्भरता मतलब कम करने में सहायता करना, जिससे उनकी आय में मतलब वृद्धि हो। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए प्राकृतिक खेती के उत्पादों के मामले में मानक प्रमाणन प्रक्रिया ब्रांडिंग का निर्माण करना, ठीक है। अब देसी गाय और स्थानीय संसाधनों पर आधारित एकीकृत कृषि पशुपालन मॉडल को भी लोकप्रिय बनाना। जैसे कि कोई भी इंसान जैसे गाय वो रख सकता है ना, तो उसका मतलब वो मिल्क प्रोडक्शन करेगा और फिर बाजार में वो बेचेगा तो उसको भी अच्छा खासा इनकम होगा और जो अगल बगल के लोग रहेंगे ना उनको भी अच्छा दूध मिलेगा तो उनका इससे हेल्थ सही रहेगा, है ना। अब हम बात कर सकते हैं देश के विभिन्न हिस्सों में प्रचलित प्राकृतिक खेती के तरीकों को एकीकृत करना, उनकी पुष्टि करना और उनका रिकॉर्ड बनाना कि किन एरिया में प्राकृतिक खेती मतलब की जा रही है ना। सबको मतलब बताना एकत्रित करके कि कैसे आप अच्छे से इसमें और अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं। अब ये हम लोग जैसे बाजरा की मोटे अनाज की खेती में इतना ज्यादा हम लोग का सुधार हो रहा है इसलिए क्योंकि इसके बारे में जागरूकता फैलाई गई कि इसलिए लोग अब क्यों इसका कंजप्शन ज्यादा बढ़ा दिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा है ना, तभी तो लोग उसका उत्पादन करें। मार्केट में उसकी भी मतलब अच्छी खासी मतलब मांग है तो लोग अब उसका मतलब क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका कंजप्शन हो रहा है। तो डिपेंड करता है कि किस चीज का कितना कंजप्शन हो रहा है उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्शन होगा ना। तो हम मतलब जागरूकता फैलाते हैं चीजों को, जागरूकता मतलब लोग बताते हैं तो आम जनता भी मतलब तक पहुंच पाती है ये सब बातें कि क्या चीज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अभी आप देखोगे कि मैगी ये सब के लिए कितना चीज ये लगा हुआ है ना कि लोग बता रहे उससे मतलब कैंसर उनसर भी होने का चांस हो रहा है, हार्ट का प्रॉब्लम ये सब बढ़ा रहा है। उसके बाद इसके मुख्य विशेषताएं की बात करें जैसे कार्यान्वयन अगले 2 वर्षों में MNF को इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 क्लस्टर्स में लागू किया जाएगा तथा इसे 1 करोड़ किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब क्रियान्वयन इसकी मुख्य विशेषता तो ये याद रखना है ना। और इसके तहत 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती शुरू की जाएगी। मिशन के अन्य घटक कौन है जैसे बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, इनके माध्यम से किसानों के लिए उपयोग हेतु तैयार बायो इनपुट की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद मॉडल प्रदर्शन फार्मर्स, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे। कृषि सखी इसके तहत इच्छुक किसानों के बीच जागरूकता का प्रसार करने, उन्हें संगठित करने और उसके मार्गदर्शन का कार्य भी मतलब किया जाएगा। अब प्राकृतिक खेती के बारे में हम लोग देख लेते हैं ना। यह रसायन मुक्त कम इनपुट वाली व जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली है कि मतलब क्या बोलते हैं जैसे कि रसायन मुक्त, इसमें रसायन नहीं है ना, कम इनपुट वाली मतलब ज्यादा इसमें प्राकृतिक खेती में ज्यादा नहीं हो पाता है ना, उतना उत्पादन ये सब नहीं, होता है पर उतना इनपुट नहीं। यानी मतलब ज्यादा लागत नहीं लगता होगा। हेलो। हाँ
अच्छा, मतलब ये आउटपुट मतलब उसका उत्पादन मतलब ज्यादा होगा, इनपुट मतलब उसका लागत कम लगेगा ना। हाँ अच्छा। हाँ, मेहनत ओके। या लागत जो भी कहो आप, वो कम लगेगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी बेसिस पे हम लोग जो मतलब जो खेती उती करते हैं ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा लागत लगता है। अच्छा, इसका कहने का क्या मतलब वो जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली या सिंथेटिक कृषि रसायनों के उपयोग को समाप्त करते हुए पशुधन और स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों पर ही आधारित होगी। प्राकृतिक खेती शुरू करने वाले राज्य कौन से, जैसे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, इनमें प्राकृतिक खेती की जाती है। उसके बाद प्राकृतिक खेती के लाभ, जैसे उत्पादन में सुधार, मिट्टी के माइक्रोबायोटा का पुनर्जीवन, ठीक है, जिससे मृदा का स्वास्थ्य मतलब बेहतर रहेगा। उसके बाद मृदा में जैविक घटकों और कृषि जैव विविधता में वृद्धि होगी और जल संसाधनों का ज्यादा समझदारी से मतलब उपयोग हो पाएगा। उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन फुटप्रिंट में कमी आएगी और इनोकुलम का उपयोग जो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाकर मनुष्य की जैव उपलब्धता में मतलब सुधार करेगा। अब इसके घटक की बात करेंगे, जैसे बीजामृत। ये बीजामृत क्या है? ये गाय के गोबर, मूत्र और चूना आधारित मिश्रणों का उपयोग करके बीजों को बीमारियों से मतलब बचाता है। अब जीवामृत, ये मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले जैव उत्तेजक के रूप में मतलब कार्य करता है। उसके बाद आच्छादन, मल्चिंग, जैसे नमी को संरक्षित करने के लिए फसलों और पुआल, जो फसल है ना, पुआल मतलब मृत पादप बायोमास का उपयोग करके मिट्टी को हम ढक सकते हैं। हम लोग एक चीज देखते हैं, जैसे टोटी ये सब लगाते हैं ना, हम लोग पता नहीं क्या बोलते हैं व्यक्ति सब, उसमें हम लोग पुआल ढक देते हैं। पुआल ढकने से क्या होता है, उसमें नमी बनी रहती है और फिर ज्यादा पानी का खपत बार बार देना नहीं पड़ता है, और उसमें मतलब खरपतवार ये सब उगता नहीं, उसके लिए एक्स्ट्रा हम लोग को कुछ नहीं उसमें डालना पड़ता है, जैसे कि कोई दवा हुआ है ना, तो खाना जो होता है हमारे लिए मतलब हेल्दी हो जाता है। उसके बाद वहा पाशा, मतलब मिट्टी में केंचुओं को सक्रिय करके वायु और जलवाष्प की उपलब्धता को बढ़ाना। उसके बाद पादप का संरक्षण, कीट, बीमारी और खरपतवार की समस्याओं को रोकने के लिए जैविक मिश्रण का छिड़काव करना। अब हम बात कर लेंगे जैविक ऑर्गेनिक बनाम प्राकृतिक कृषि प्रणाली। समानांतर मतलब जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या क्या समानता है? जिस समानता की बात करें, दोनों ही रसायन मुक्त कृषि प्रणाली है, अर्थात ये मुख्य रूप से बायोमास प्रबंधन, प्राकृतिक पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण, फसल चक्र और बहुफसलीय खेती पर निर्भर करता है। बहुफसलीय मतलब एक ही मतलब कितने प्रकार की फसल लगाए जाते हैं ना, इसी को। अब हम बात कर सकते हैं इसमें अंतर कौन से, जैसे पैरामीटर, मतलब जैविक कृषि और मतलब प्राकृतिक कृषि के बीच में, जैसे इनपुट, इसमें खेत से बाहर से खरीदे गए ऑर्गेनिक और जैविक इनपुट मतलब शामिल होते हैं। मतलब जैसे बाहर से, जैसे कि आप फिर से बीज लगा रहे हैं ना, तो बाहर से जैसे बीज आप ले लिए है ना, ऑर्गेनिक और जैविक इनपुट शामिल होता है, इसमें किसी तरह के बाहरी इनपुट का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें देसी गाय से प्राप्त खेत पर ही उपलब्ध इनपुट का मतलब उपयोग किया जाता है, जैसे गाय गोबर ये सब। हम लोग जैसे इसमें ऑर्गेनिक खेती में हम लोग ये भी बोलते हैं ना, कंपास ये सब बहुत सारा जो चीज है, देखो मिट्टी उट्टी भी बाहर से खरीद के आराम से और उसमें लगाते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ये तो हम लोग जैविक कृषि करें। प्राकृतिक कृषि में हम कुछ भी यूज नहीं करते हैं। उसके बाद मृदा में सुधार, इसमें खनन किए गए प्राकृतिक खनिजों के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर मृदा में सुधार किया जाता है उसमें। उसके बाद इसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में खनिजों के उपयोग की अनुमति नहीं है, जैसे कि इसमें प्राकृतिक कृषि में। इसमें तो देखते यूट्यूब में इसमें आप देखते होंगे। उसके बाद कृषि प्रक्रिया, इसमें जुताई है ना, खाद मिलाने और निराई गुड़ाई आदि कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसमें मृदा की सतह पर सूक्ष्म जीवों और केंचुओं द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन को मतलब प्रोत्साहित किया जाता है। इसमें जैविक खाद की आवश्यकता के कारण लागत अधिक आती है जैविक कृषि में, और इसमें स्थानीय जैविक संसाधनों पर निर्भरता के कारण लागत कम आती है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहले, जैसे राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान मैनेज, ये प्राकृतिक खेती पर सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को दर्ज करने और सफलता की कहानियों के डिजिटलीकरण के लिए एक नॉलेज पोर्टल है। उसके बाद राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, इसका उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना और प्राकृतिक खेती के लिए प्रमाणन का कार्यक्रम का विकास करना। अब हम राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन
ये वह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निर्धारित 8 मिशनों में से एक है। उसके बाद परंपरागत कृषि विकास योजना, इसे 2015 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य रासायनिक और कीटनाशक रहित कृषि उपज सुनिश्चित करना और इसके लिए पर्यावरणीय रूप से अनुकूल और कम लागत वाली तकनीकों को अपनाया जाता है। कृष्णा भैया समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। हाँ, मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हम बताए ही कहाँ है ज्यादा, थोड़ा सा तो बताए। हाँ, बता तो दिए बहुत। लोग तो बताइए ही नहीं अभी तक। हाँ, अब है ना राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली, क्योंकि अभी मेरे को ना आ जाएंगे एक लोग बुलाने, मुझे ठीक है, तो पता आप है। बताइए। हाँ। हाँ तो बताओ। हाँ, तो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली जो है ना उसको बताएंगे हम। तो इसमें जो है ना सुर्खियों में क्या होता है ये, तो उसमें जो है ना केंद्रीय मंत्री ने जो है ना आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस मतलब एआई के आधारित पर ना एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है ना। और यह प्रणाली किसी क्षेत्र में कीटों से निपटने के लिए एकीकृत को बढ़ावा देगी, है ना। जो मतलब किसी प्रणाली क्षेत्र में जो मतलब कीट से निपटने के लिए एकीकृत जो कीट ना उनको प्रबंधन करने में बढ़ावा देगी। क्योंकि जो है जो जैसे कि जो पत्ती वगैरह है, जैसे मान लो कोई प्लांट वगैरह है, उसकी पत्तियों का ना आप जैसे कोई उसमें रोग लग गया, उसका फोटो खींच के ना उसमें डालेंगे। तो ना वो उसके बारे में अगर पूछेंगे मतलब कौन सा दवा मेरे को छिड़कना चाहिए, क्या चाहिए, तो उस हिसाब से वो ना उसका एक्सप्लेन करके वो बताएगा, है ना। क्योंकि ये लोग ये यहीं पे करते हैं ऐसा ही, मान लिए ना। अब राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि उद्देश्य इसका क्या है। तो उद्देश्य ना जो कीटनाशकों के लिए जो है हेलो भैया, चले गए चलिए। थे क्या? बता दो अंकिता, आप ही वो चले गए हैं। अच्छा ठीक है, मैं बता, अब फिर आ गए। अच्छा अरे आप यार, पूछिए, क्या मैं बताइए। बता एक चीज, मेरे फोन में पता नहीं क्यों ना नंबर नहीं दिखाई देता कि किसका फोन आ रहा है। ऐसे होता है भाई, जैसे कोई आप मतलब जैसे टेलीग्राम में हो ना, तो कभी कभी नहीं हाँ, दिखता, मेरे में भी ऐसा ही होता है। जैसे मैं कोई चीज या फोटो वोटो खींचते रहती हूँ, फोन आता है पता नहीं चलता किसका आ रहा है। अच्छा। अब उसके बाद मैं जब जा रहा हूँ मैं सोचा कि वो फोन कर दिया, आ गया लग रहा है क्या, क्योंकि वो ना आने वाला है वाटर प्योरीफायर वाला। तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी नहीं आया है वो आया था ना कम दूसरा, वो जो फर्जेंटी कॉल आता है ना वो आया था कंपनी वाला। हाँ हाँ, तो अब कर देखो लीजिए, ना। नहीं होगा फिर मैं करूंगी हाँ, आपको। राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली के बारे में तो एनपीएसएस के बारे में है ना, तो जिसका जो इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें बताया ना कीटनाशकों के लिए रिटेल विक्रेताओं पर किसानों की बहुत अधिक निर्भरता को कम करने और कीटनाशकों के अधिक उपयोग पर रोक लगाने हेतु जो है एनपीएसएस आवश्यक है ना। मतलब जो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली है ना वो इस पे आवश्यक है, इसके कीटनाशक को अधिक उपयोग पर जो है रोक लगाने के लिए। मतलब बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा कीटनाशक का जो है छिड़काव करते हैं। तो वो जैसे कि तो ये रासायनिक जो चीजें है ना वो उसका बढ़ावा ज्यादा मिल रहा है। तो अब उस पे जो है ना अ, जैसे कीटनाशक जो दवा होती हैं उसको ज्यादा छिड़कने, तो उसी को है ना उपयोग पर जो रोक लगाने हेतु जो ना एनपी ऐसा आवश्यक है ना। हेलो, वॉइस वॉइस चली गई आपकी भैया। पता नहीं चली जा रही है, फिर चली गई। हम्म, लग रहा है कॉल पे बात कर रहे होंगे ना, इसलिए चली गई है। तो यहाँ से भी उनका कट जाता है किस तरह से। अच्छा, हेलो, हाँ ये भी बात सही। हाँ, आ रही है आवाज। अभी आई। हाँ, तब आई चली सी गई थी। हाँ ICAR और NCIPM है ना, कि जो है बीच सहयोग पर आधारित है ना ये दोनों एजेंसियां है ना, की जो है प्रमुख विशेषताएं उसमें बताया गया है। यह प्रणाली जो है पेस्ट प्रबंधन पर समयबद्ध और सटीक सलाह के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और जो है मशीन लर्निंग ML जैसी ना अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है इसमें, है ना। अब मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से भी इसको बताया गया है कि इसके अंतर्गत किसान जो है संक्रमित फसलों या कीट की फोटो लेकर उसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं, वो जो मैंने अभी बताया आपको। और इसके बाद एकीकृत पेस्ट प्रबंधन के बारे में परिभाषा इसका यह है कि यह जो है ना पर्यावरण अनुकूल प्रणाली है। इसका उद्देश्य जो है ना वैकल्पिक पेस्ट नियंत्रण विधियों और तकनीकों का उपयोग करके फसल को नुकसान पहुंचाने वाली पेस्ट की आबादी को नियंत्रित करना है, जिसमें जो है ना जैव पीड़क नाशियों और जो है वनस्पति आधारित जो पीड़क नाशियों के उपयोग पर जोर दिया गया है ना। पीड़क नाशियों का मतलब आप समझते होंगे, मुझे लग रहा है समझ रही हैं क्या है। क्या होगा इसका एग्जैक्ट मतलब? मतलब मतलब सिस्टर टाइम टाइम करने के लिए हम लोग मत देते हैं ना, मारते उसी को पीड़कनाशी, मतलब एक प्रकार का ये क्या हो गया, मतलब मतलब सॉरी पेड़ पौधे के लिए, मतलब जो घास फूस है ना उनके लिए हानिकारक होता है, उसी तो बोलते हैं कीड़नाशी। फिर भी हाँ, जो होता है कीट उसके लिए। अब इसमें आगे कहा गया ना एकीकृत कीट प्रबंधन के घटक, है ना। एकीकृत जो कीट प्रबंधन के घटक के तरीके इसमें बताए गए हैं। तो एक पारंपरिक कीट नियंत्रण है, जिसमें जो ना फसल चक्र परती भूमि, है ना, फसल चक्र और परती भूमि बताया गया है। रोपण व कटाई की तिथियों में हेरफेर जैसे पारंपरिक तरीके होते हैं ये, क्योंकि जैसे अगर धान का जब लोग लगाते हैं ना, फसल रोपाई कर लेते हैं, तो धान का जब कटिंग वटिंग हो जाता है ना, तो एक बार खेत को क्या करते हैं ना पूरा जो है उसको ना जुताई करवा देते हैं, उसका पूरा ना पलटवा देते हैं, हैरो करवा देते हैं, है ना, रोटावेटर करवा देंगे उसको, तो पूरा पलट जाएगा, तो मिट्टी पूरा ना उसमें सूख जाएगी। और बहुत ही मतलब जो मतलब उसका जो पोषक तत्व है ना, नमी तो सब मर जाती है, जो पोषक तत्व है वो लौट आएगी बाद में, बारिश के बाद फिर वो ना उसमें दूसरा चीज जुताई बुआई करने का टाइम आ जाता है। तो कुछ टाइम तक जैसे अभी देखो गेहूं का कटिंग जब हो जाएगा अप्रैल में, तो जुताई करके या हैरो करके ना पूरा गर्मी के सीजन छोड़ देंगे, तो वो जो है पूरा मिट्टी जो है ना पूरा धूप से एकदम पूरा तप तप करके, तो उसमें जो मतलब जो घास वगैरह हो जाता है ना बहुत सारा, और कीट वगैरह जो होते हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि कोई दिखाई नहीं देगा फिर वो मतलब फिर जब बारिश का सीजन आएगा, तब जाके वो फिर से जुताई करवा के हैरो और वो रोटावेटर करवा के तब उसमें ना वो धान का फसल लगा देते हैं। और उसके बाद ना भारतीय भौतिक या जो है यांत्रिक नियंत्रण भौतिक या आंतरिक नियंत्रण के बारे में बताया गया। तो कीटों को जो है ना प्रत्यक्ष या भौतिक तरीके से हटाना, जैसे जो है इन्हें हाथ से उठाकर अलग करना, कीट के व्यवहार के ज्ञान के आधार पर यांत्रिक विधियां, मतलब बहुत चीजें होती है ना, जैसे कि लोग पौधे वगैरह रहता है तो देखते हैं बहुत सारा उसमें कीड़ा लग गया है ना, तो उसको काट देते हैं, वो पत्तियों को तोड़ के ना फेंक देते हैं, ताकि दूसरे वाले पत्ती में ना लग जाए कीड़ा, इस वजह से। और नियंत्रण दूसरा बताया गया है जैविक नियंत्रण। तो कीटों के जो प्राकृतिक शत्रु है ना, जैसे कि कीट शिकारियों परजीवी कृमियों कवकों एवं जीवाणुओं का संवर्धन और संरक्षण, है ना। जो कीटों की जो प्राकृतिक शत्रुता, जैसे बहुत सारे जो परजीवी होते हैं एक दूसरे को खाने वाले होते हैं, तो इन लोगों से ना जीवाणु का जो है संवर्धन और संरक्षण होता है। उसके बाद रासायनिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है। जो रासायनिक कीटनाशकों का जो है प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाता है, मतलब जब कीटनाशक बहुत ज्यादा लग गए हैं वो मतलब खत्म नहीं होते, क्योंकि बहुत लोग क्या है कि ना गांव में जब सब्जी वगैरह उगाते हैं तो उसमें ना गोबर वगैरह उस पे गोबर घोल करके उसमें मारेंगे, कहीं कुछ मारेंगे, कहीं जो है ये जो मतलब खाना बनाने के बाद जो राख होती है ना, राख को घोल के मार देते हैं, ताकि मतलब वो जो कीड़ा है ना वो उस पे ना लगे। लेकिन अगर ये सब विफल हो जाता है, नहीं हो पाता सही, तो लास्ट में क्या करते हैं, रासायनिक घोल बना करके बाजार से मार्केट से दवा ले आए और घोल करके उसको उस पे डाल देते हैं, छिड़काव कर देते हैं इसको बचाने के लिए, है ना। अब खाद अपशिष्ट सूचकांक के बारे में बताया। संजना सिस्टर समझ में आया कि नहीं? हाँ हाँ आ गया भैया। क्योंकि आप खेत में नहीं गई है ना, इस वजह से मेरे को नहीं लगता है कि इतना आप तो मुझे
इतना पता है, लेकिन ज्यादा नहीं पता है। हाँ, तो आप बोलती है ना मेरे को इतना पता नहीं है ना कि खेत वेत के बारे में, तो इस नहीं, वजह ये से तो मैं पता है, बताता जैसे हूँ। कीड़ा वगैरह लग जाता है तो बहुत सारे जो जानवर होते हैं उनका जैसे जो अपशिष्ट होता है वो डाल दो, राख वगैरह डाल दो, उससे सही हो जाता है। हम्म, अब देखेंगे ना संयुक्त, क्योंकि अंकिता तो जाती हैं, अंकिता करती होंगी गाँव में। अब देखेंगे ना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ना खाद्य अपशिष्ट सूचकांक की रिपोर्ट 2024 द्वारा मतलब जारी है, और यह जो है रिपोर्ट बेस्ड एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के सहयोग से तैयार की गई है ना, WRAP के द्वारा। अब खाद्य अपशिष्ट सूचकांक FWI के बारे में हम देखते हैं ये है क्या, है ना। तो इसमें बताया गया कि FWI रिटेल और उपभोक्ता के यहाँ जो है ना बर्बाद होने वाले जो भोजन व अनाज की जो खाद्य हिस्सों का मात्रा को ना वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक करना, है ना। जो मतलब जो बहुत सारा अनाज वगैरह, बहुत सारा ना फसल वगैरह बर्बाद हो जाता है, बहुत सारा जैसे कि आप देखते हैं सबसे ज्यादा वेस्टेज मेरे को लगता है ना कि लोग अपने घर में ही करते हैं। इससे कि बहुत सारे घर के लोग ऐसे होते हैं ना कि जितना खाना उनको खाना चाहिए होता है वो उससे ज्यादा बना लेते हैं, और बना लेते हैं कि मतलब ना तो वो जो शाम होती है ना तो शाम को वो वाला खाना नहीं खाएंगे, बोल देंगे मैं अभी जो बनाऊंगा वही खाऊंगा। फिर वो इतना वेस्ट हुआ, फिर रात में अगर बनाया थोड़ा सा अगर बच भी गया तो वो सुबह नहीं खाते, फिर वो ना डाल देंगे, और फिर वो जो है ऐसे ही करते हैं बहुत सारे घर के लोग, पहले जबकि सबसे ऐसा ज्यादा नहीं तो करते थे। शादी में वेस्ट होता है खाना। और सब लोग अब जो है इससे ना, ज्यादा। कभी किसी शादी में जाके देखना, तो लोग ना हाँ खाएंगे इतना सा और लेते हैं इतना सारा, और बस उसको थोड़ा सा चखेंगे और जाके फिर हाँ डस्टबिन में, फिर दूसरी हाँ प्लेट पे जाएंगे, मतलब घूमते घूमते हाँ खाते हैं ना। तो ऐसे ही वेस्ट करते हैं, रेस्टोरेंट में भी यही हाल होता है, ज्यादा हाँ फूड मतलब कि वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अभी ना बहुत सारे एनजीओ वगैरह है ना, वो इस चीज को लेकर के जैसे ना काम कर रहे हैं। जो टेंट वाले हाँ होते हैं ना भैया, वो अपना नंबर दे देते हैं वहीं पे कि अगर आपके शादी में जैसे खाना बच जाए तो आप हमें हम्म, कांटेक्ट करो, हम लेने के लिए आएंगे। और जो है, जो गरीब है, जो बस्ती में रहते हैं लोग ना, उनको फिर वो मतलब कि दे देते हैं। ये अभी चल गया है, न्यू ट्रेंड में आ गया है ये सब चीजें हाँ, अभी। ये तो बहुत अच्छा हुआ फिर। क्योंकि मेरे इधर ये चल रहा है अभी। आगे चल के ना क्या नाम है, मैं और संजना और अंकिता का तो जुड़ेंगी तो सब लोग ना मिल करके तो ना ऐसे एक एनजीओ खोलेंगे, जो मतलब ना वेस्टेज जैसे जो खाना वगैरह बचेगा तो ये सब हम लोग भी ले जाके अपने हिसाब से, जैसे कॉपी कलम वगैरह जब हम लोग जॉब पा जाएंगे तो बच्चों को ना जैसे जो गरीब घर के हैं वहाँ पे जाएंगे तो उनको ना बढ़ाने का काम करेंगे, है ना संजना। बिल्कुल। सबसे ज्यादा तो हम्म, एजुकेशन है, हाँ। एजुकेशन बहुत जरूरी है। उसके बाद बताया गया ना ये सतत विकास लक्ष्य जो है SDG जो है बताया गया इसमें 12.3 के जो है ना दो संकेतकों के गोल्स का समर्थन करता है, जिन्हें 2030 तक हासिल किया जाना है। ये दो संकेतक है ना SDG 12.3.1 है और 3.1 का बी भी है इसमें। तो इसमें दोनों में देख लेते हैं। तो एक में बता रहा है ना SDG जो ए है उसमें बताया है कि खाद्य हानि सूचकांक FLI, इस संकेतकों का उप संकेतक जो है FLI फसल कटाई के बाद के नुकसान सहित उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखलाओं में खाद्य हानि को कम करने में मदद करता है ना। और खाद्य और कृषि संगठन FAQ का संरक्षक है। अब बी में जो बताया गया FWI का संकेतक जो है उप संकेतक है। FWI डिटेल और उपभोक्ता स्तर पर प्रति व्यक्ति वैश्विक खाद्य अपशिष्ट की मात्रा को कम करके आधा करने पर केंद्रित है। और UNEP खाद्य अपशिष्ट सूचकांक का जो है संरक्षक है ये ना। अब उसके बताया गया रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदुओं पर एक नजर बताई गई है। तो उसमें बताया गया है फर्स्ट पॉइंट, जिसमें बताया गया है कि 2022 में सभी महाद्वीपों के परिवारों ने जो है प्रतिदिन 1 बिलियन से अधिक एक व्यक्ति का भोजन जो है बर्बाद किया है ना, प्रतिदिन, है ना, एक परिवार।
एक व्यक्ति का जो है भोजन बर्बाद किया है। खाद्य अपशिष्ट वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग जो है 8 से 10% जो का है योगदान करता है। और वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम के बारे में बताया गया है। तो यह जो है ना जलवायु कार्रवाई के उद्देश्य पर केंद्रित एक गैर सरकारी संगठन होता है, एनजीओ होता है। इसकी जो है स्थापना ना 2000 में यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। ये कौन सा एनजीओ है? जलवायु कार्रवाई के उद्देश्य पर केंद्रित एक ना गैर सरकारी संगठन है, एनजीओ है ना। वेस्ट एंड रिसोर्स एक्शन प्रोग्राम, इसी के बारे में बताया गया इसमें, है ना। अब इसमें आगे देखेंगे हम, यह जो है जलवायु संकट के कारणों से निपटने और पृथ्वी को संधारणीय भविष्य प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। ये मतलब जो पृथ्वी पे जलवायु संकट वगैरह है, पृथ्वी पे जो संधारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके बारे में उसकी दिशा को तय करने के लिए ना, उसको दिशा को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है ये। और सहयोग के द्वारा खाद्य की बर्बादी को कम करने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इसमें बताया गया सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल अपना का जो है व्यवस्थागत तरीके से कार्रवाई करने की जरूरत है। कोर्टेल्ड कमिटमेंट 2030, यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया खाद्य समझौता इसके कुछ उदाहरण है ना। अपशिष्ट के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों या हॉटस्पॉट क्षेत्रों को लक्षित करते हुए जो है ना रोड मैप या खाद्य वितरण योजना तैयार की गई है। जो अपशिष्ट प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र जहाँ पे हॉटस्पॉट वगैरह, जहाँ पे जानते हैं कि मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब अगर ऐसे क्षेत्र जहाँ पे खाद्य वितरण योजना शुरू करनी चाहिए ना, जैसे यहाँ पे बहुत सारा, जैसे कि आप देखेंगे ना इधर मतलब दिल्ली वगैरह में तो कम लोग वेस्टेज करते हैं, सबसे ज्यादा ना यूपी बिहार में होता है। यूपी बिहार में भी होता है, राजस्थान में भी होता होगा, क्योंकि ना उधर देखता हूँ ना जिसके घर पे शादी वगैरह होता है ना, अब जैसे कि अगर वो बहुत लोग जैसे कि यहाँ दिल्ली वगैरह में जो डेवलप मतलब स्टेट हैं और शहर हैं, वहाँ पे तो जैसे कि लोग मैरिज हॉल वगैरह बुक करते हैं, तो वो मैरिज हॉल वाला ना प्लेट नाप के ही खाना देता है, तो उसके अनुसार जो ना लोग उतना ही खाना खाते हैं। और लेकिन गांव वगैरह में क्या होता है ना, वो जैसे कि हमारे घर पे बारात आई तो हमने इतना खाना बनवा दिया कि अब वैसे उन्होंने बोले कि आप हमारे 400 आदमी आएंगे बारात, अब 400 आदमी लेकर के आकर आप 50 आदमी का बढ़ा के ही बनाते ताकि बेइज्जती ना हो ना। अब पता चला जो 400 बताए थे वो भी उसमें से कम ही लोग आए, किसी कारण बस कम आए, मान लो 100-150 कम आए, तो अब कितना खाना कहाँ जाएगा वो। वो तो वेस्ट हो जाता है। हाँ लेकिन गांव में ये भी तो होता है ना कि गाय वगैरह को जो है ना दे दिया जाता है, क्योंकि पशु जो होते हैं उनको खिला दिया जाता है। अब उधर शहर में क्या है ना, वो वेस्ट हुआ ना वो डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन हाँ से वो पता नहीं किधर जाएगा, उसको कोई अता हाँ पता नहीं है ना। और उसके बाद जो है ना हमारे यहाँ मतलब जैसे कि हमारे सिस्टर की शादी थी, तो मतलब वो बोले कि ना 300 लोग आएंगे मतलब। अब बाद में ना वो लोग मतलब लगभग 150 के करीब ही आए, तो अब 150 लोगों का तो खाना बर्बाद हुआ ना, तो वो उतना जितना खाना बचा था वो सारा खाना ना, मैं सर्दी का मौसम था तो खराब नहीं हुआ था, तो मैंने सुबह गांव में मतलब सारे लोगों को मतलब बांट दिया था, नहीं ये ताकि अच्छा लोगों है, मतलब कि भंडारा कर हाँ दो तो या दूसरों को दे करके आ जाओ। अच्छा। हाँ तो वो लोग खाना खा गए थे। अब पूरा पूरा एक पनीर इतना सारा बना था, इतना सारा दाल चावल सब कुछ एकदम ढेर सारा, अब कितना आदमी खाएगा, सब ले आके फिर बांटा सब और कई बार क्या खत्म। होता है कि 400 आदमी का बोलते हैं तो 800 आदमी आ जाता है, उधर के हाँ भी तो गांव के भी लोग आ जाते हैं, अब तो उसमें खाना कम पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में तो मतलब बेइज्जती वाली बात हो जाती है ना, इस वजह से लोग बनवा देते हैं ज्यादा गाँव में। हम्म। लेकिन एक चीज है, किसान कितना मतलब दिलदार आदमी ना कोई नहीं है। हाँ देखो, हाँ ये तो है भैया, किसान चाहे ना उसको लाभ भी नहीं होगा ना तभी अपने खेत में से जो है ना जो भी रहेगा दे देगा, विदाउट हाँ पैसा, मतलब पैसा भी नहीं लेगा और ऐसे ही दे भी देगा आपको झोला भर के। लेकिन शहर में नहीं, और कोई नहीं हाँ देता ऐसे। क्योंकि अभी किसी के दुकान से अगर 1 रुपए का सामान लोगे ना तो झगड़ जाएगा सामान लेने का, और उसके खेत किसान के खेत से लोग 2-4 गन्ना तोड़ के ऐसे ही ले लेते हैं, उठा ले जाते हैं, कुछ बोलता है वो। जबकि एक गन्ने की नहीं, कीमत अगर आंकने लगो तो बहुत रुपए हो जाएगा, क्योंकि एक गन्ने की कीमत का ये जूस बेचता है जो 30 रुपए लेता है 1 गिलास, तब क्या, एक गन्ने में से दो बना लेता है आराम से 2 गिलास, बर्फ तो डाल के फायदा वो हो भी। जाता
हाँ, बर्फ डाल लो, पुदीना डाल लो, जीरा सब हाँ। अब घुल के उसके जो बाद ना रहता है पैदा, झाग बना करके। हाँ, अब उसके बाद ना पैदा फसल पद्धति किसी विधि के बारे में बताया है ना। तो इसमें जो बताया गया है कि हाल के वर्षों में ना उड़ीसा के जो है संरक्षण कृषि की जो है कृषि की यह विधि ना अपनी जो लोकप्रियता खोती जा रही है। पहले ये ना बहुत वहाँ पे लोकप्रिय, बहुत ज्यादा ही फेमस है थी ना पैरा फसल पद्धति, उड़ीसा में बहुत ही फेमस था। तो इसने जो है ना पैरा फसल पद्धति के बारे में हम देखते हैं यह है क्या है। तो इसमें जो है ना यह फसल जो है बुआई की एक ना रिले विधि है। इसमें जो है धान की खड़ी फसल की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले उसी खेत में कम अवधि में तैयार होने वाले दलहनी तिलहनी फसलों के बीजों का छिड़काव किया जाता है ना। और इस तरह नई फसल की बुआई से पहले खेत की जुताई, निराई, सिंचाई और उर्वरक के उपयोग की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब इस तरह जो नई फसल की जो बुआई है ना, वो खेत की जो जुताई है, निराई गुड़ाई हुई, इसकी जो है ना जरूरत कम नहीं पड़ती। क्योंकि जैसे कि जब आप जान रहे हैं धान का फसल हो गया है, अब होने वाला तैयार है, ज्यादा ज्यादा 2-3 सप्ताह लगेगा। उससे पहले उसमें बीज डाल दिए, जब तक वो निकलेगा जमीन से, जब तक मतलब अगर मतलब जमीन फेंक दिए ना बीज, उसके बाद उसमें ना पानी लगा दो, पानी लगा दोगे तो वो गीला हो जाएगा तो पकड़ लेता है वो, क्योंकि उसमें नमी रहता है। उसके बाद काट लो धान और अंदर में वो फिर, है ना। और लाभ इसका इसका लाभ जो बताया गया उसमें भूमि की अधिकतम उपयोग जो है सुनिश्चित होता है, किसानों की आय में वृद्धि होती है। संजना, जब तक तुम हूँ नहीं बोलती ना तब तक मैं आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचा हूँ तुम्हारा जब तक बड़ा वाला हूँ नहीं निकलेगा। मैं कई बार जो है ना म्यूट कर लेती हूँ, इधर भी जो है ना सब शोर वगैरह करते हैं ना, इसलिए। अच्छा, अब इसके बाद ना वरना तो पैरा मैं फसल हाँ हाँ पद्धति करती को, रहती हूँ, मतलब कि हाँ ये तो माइक मैं बंद देखता हूँ रहता तुम्हारी है मेरा। नहीं तुम्हारी लेकिन आदत हाँ है कर। ये कि जब तुमको समझ में आता रहता तो हूँ, हाँ हाँ भैया। अब देखो ना पैरा फसल पद्धति किसी विधि वाले राज्य क्षेत्र है ना, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। अब हरी खाद के बारे में देखेंगे। ग्रेन मनूरिंग, है ना, मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग है ना, हाँ। मैन्यूरिंग मन से होता है खाद ना। हम्म। हाँ, पहले से आप जानती थी कि अभी पहली बार जान रही हैं? जानती थी मैं। मैं नहीं जानता था, मैं पहली बार जान रहा हूँ, नहीं जानती थी। सच में। क्योंकि तो ना, मेरा चैप्टर था ना एक, मतलब कि ग्रेजुएशन में एनवायरनमेंट से अच्छा रिलेटेड, तो उसमें ये अच्छा, सब था। तो हाल ही में ना तमिलनाडु में हरी खाद ढैंचा, ओ ढैंचा तो मैं जानता हूँ, का वितरण शुरू किया गया है ना, हरी खाद के बारे में। ये ढैंचा क्या होता है, जैसे जब मतलब कोई फसल बोने वाले, हाँ। मान लो अभी आपको गेहूं का फसल बोना है ना, तो गेहूं के फसल बोने से पहले जो है, जैसे कि गेहूं के फसल बोने से 1-1.5 महीना पहले ना, 1-2 महीना पहले आप ढैंचा उसमें बोल दो। ढैंचा ना जब तक मतलब इतना बड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा बड़ा हो जाएगा, तो उसे क्या करो, जुताई करके उसी में ना गेहूं का बीज छींट करके गेहूं बो दो, तो वो नीचे नीचे ना सड़ करके उसमें खाद बन जाएगा। और ऐसे ही न क्या होता है कि अभी जब मान लो कि अभी जब गेहूं की कटाई हो जाएगी, तो इसके बाद बहुत लोग अपना घर खेत तो पलट देते हैं। बहुत लोग ना 10-15 दिन के लिए ही पलट के छोड़ देते हैं उसको। उसके बाद उसमें ना पानी लगा करके ढैंचा पूरा बो देते हैं। फिर ढैंचे का जब बड़ा बड़ा हो जाता है, जब मतलब जुलाई तक ना ढैंचा पड़ा रहेगा, खूब बड़ा बड़ा हो जाएगा, तब फिर उसको ट्रैक्टर से हैरो करवा देंगे, उसमें उसका ना सड़ करके उसमें खाद बन जाता है वो पूरा, और बहुत ही इफेक्टिव होता है। मेरे यहाँ होता है ऐसा। अब हरी खाद के बारे में बताया ना, ये फलीदार पादपों से संबंधित पौधों को उगाना और पर्याप्त वृद्धि के बाद उन्हें मिट्टी में मिला देना हरी खाद कहलाती है ना। ये आमतौर पर भारत में हरी खाद वाली फसल के रूप में उगाई जाती है। इसका पशुधन के लिए आहार के रूप में मृदा में सुधार हेतु उपयोग किया जाता है। हरी खाद का महत्व जो है, इसमें जो है बताया कि यह मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, इसकी जल धारण क्षमता बढ़ाती है, और अपरदन से मिट्टी का नुकसान कम होता है ना, और खरपतवार के प्रसार को रोकती है, क्षारीय मिट्टी के सुधार में मदद करती है। यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करती है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवों
की गतिविधियों को प्रेरित करती है। जैसे जो मतलब प्लांट को बढ़ाने वाले सूक्ष्मजीव वगैरह होते हैं ना, उनको ये प्रोत्साहित करती है, और जिससे मतलब जो प्लांट वगैरह होते हैं उनको भी फायदा होता है। अब एकीकृत पोषक तत्व के बारे में बताया गया है ना, एकीकृत पोषक तत्व। तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए प्रयोग से पता चला है कि एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों ने मृदा की उर्वरता को जो ना बनाए रखा है। मतलब जो हाल ही में जो भारतीय कृषि अनुसंधान है परिषद है, उसके द्वारा ना प्रयोग किया गया, तो उसमें पता चला कि जो एकीकृत पोषक तत्व वाले जो प्रबंधन होती हैं, उसमें जो है मृदा की उर्वरता को ना बनाए रखने के लिए ये चीजें करती है। तो उसमें ना एकीकृत पोषक तत्व जो प्रबंधन के बारे में देखते ये होता क्या है, तो इसमें बताया गया इसके तहत जो है वांछनीय उत्पादकता जारी करने के लिए जो है ना मृदा की उर्वरता और पौधों को पोषक तत्व की आपूर्ति को जो है ना उत्तम स्तर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसके लिए जो है ना मतलब कार्बनिक, अकार्बनिक और जैविक घटकों के जो सभी जो है संभावित स्रोतों के लिए के लाभ का ना उपयोग किया जाता है इसमें, है ना। और इसमें बताया गया कि जो एकीकृत पोषक तत्व वाले तत्वों का जो प्रबंधन किया जाता है, एकीकृत जो पोषक तत्व वाले होते हैं उनका प्रबंधन किया जाता है मृदा की उर्वरता और जो स्वास्थ्य में जो है ना वृद्धि के लिए, ताकि जो मृदा की उर्वरता है वो बढ़ जाए और उनकी स्वास्थ्य की वृद्धि हो जाए। अगर वैसे जो है मृदा की उर्वरता वगैरह बढ़ाने के लिए जो जैविक खाद होता है, जो गोबर वगैरह होता है ना, वो भी डाल देता हूँ, उससे भी बहुत ही मतलब फायदा होता है। मैं तो बताता हूँ, मैं क्या बताऊँ, मैं पहले ही बहुत ही सब काम करता था, बनाता ना, घूर बनाता था पूरा, वहाँ गोबर इकट्ठा करता था बहुत, 1-2 साल तक पूरा वो ना एकदम भुरभुरी खाद हो जाती थी, ले जाके खाद में। और मैं गन्ना का भी बहुत बड़ा बड़ा मतलब गन्ना बहुत मोटा मोटा मैं उगाता था। मैं जब छोटा था ना तो यही सब काम करता था, मेरे को बहुत मतलब मजा मिलता था इसमें, है ना। अब जो हमारे घर में लोग ना किसी कार के लिए खेती करते थे ना, तो मैं अपना एक छोटा सा अपने लिए खेत बनाता था, छोटा सा बच्चा था मैं, अपना स्वयं का खेत वाह। बनाता था। कहता था इसके तो अंदर से लाभ तोड़ना। कमाते थे उससे? हाँ नहीं, उसमें से ना मैं गन्ना जैसे लगाता, तो मैं बोलता था एक भी गन्ना अगर टूट गया ना बताऊंगा, फिर मेरे खेत से एक भी गन्ना नहीं टूटना चाहिए। और जैसे कि किसी के खेत में पहले अगर बुआई वगैरह मटर वगैरह बो दिए ना बगल वाले खेत में किसी के, तो मैं जाता था ना तो उनके खेत से क्या नाम मटर का पेड़ उखाड़ करके अपने खेत में लाके बैठा लेता था। कितना अच्छा कार्य करते थे। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता तभी उठा उठा के लाके बैठा, तो ये हमारे बाबा बाबा बोलते थे ना, ये खेत में कहाँ से मटर वो लाके बैठाया है। तब मेरे को ना डांट पड़ती थी, पता चला कि उनके खेत से उखाड़ के लाया है, उनके खेत में बहुत बदमाशी करता था, यही सब तो करता था वो। है ना। अब एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन का महत्व बताया कि मृदा की उर्वरता और स्वास्थ्य में वृद्धि, संधारी फसल उत्पादन, है ना, खाद्य सुरक्षा इत्यादि के बारे में बताया गया इसमें। अब एकीकृत जो पोषक तत्व प्रबंधन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहले, इसमें बताया गया ना परंपरागत कृषि विकास योजना, है ना, जो इसमें जो सरकारी द्वारा जो पहले चालू की, तो उसमें बताया गया कि एक है योजना परंपरागत कृषि विकास योजना। दूसरा बताया गया पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। और तीसरा बताया गया है जैविक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता। चौथा बताया गया उर्वरकों, है ना, उर्वरकों के संधारी और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रमाण, है ना, योजना, ये मोदी लाए होंगे, क्योंकि पीएम वाला चीज वही रहे, पीएम गति शक्ति, पीएम फलाना, पीएम ढकाना। अंकिता नहीं बोल रही हैं? मैं सुन रही हूँ, आप बोल रहे हो तो जहाँ पे आप अब भी बोलो 2 कुछ दिन बाद एक योजना आता है। हाँ। आप थोड़ा सा कुछ कंट्रीब्यूट कर लिया करिए। आप गलत बोलते ना तो पहचान के थोड़ा रहते सा थे। नहीं नहीं भैया, आप मिलता है। बोलो ना, इसलिए मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ। जब पूछोगे तो वहां पे मैं बोलती हूँ। अच्छा, उसके बाद देखे ना अवैध रेत खनन, है ना, तो इनलीगल सैंड माइनिंग का क्या लिखा है ये? सैंड यानी रेत। सैंड मतलब होता है रेत, ठीक है। मैं इसके बारे में पहली बार सुन रहा रेत हूँ, सैंड खनन में के बारे में सही। बोलता हूँ। मैं ना इंग्लिश से पहली बार परिचित हो रहा हूँ इन सब वर्ड से। नहीं, सैंड का मतलब रेत होता है।
हाँ, तो इसके बारे में देखेंगे ना, तो हाल ही में जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में अवैध रेत खनन पर जो है प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी से रिपोर्ट मांगी थी। तो इसी के बारे में ये न्यूज आया था ना। तो रेत खनन संसाधन के बारे में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार जो है ना रेत दुनिया में दूसरा सर्वाधिक दोहन किया जाने वाला प्राकृतिक संसाधन है ना। क्योंकि रेत बहुत ज्यादा लोग निकाले, गंगा से भी देखो बहुत सारा रेत ये लोग बिहार वगैरह में को बनाने के लिए ना बहुत ज्यादा रेत का खनन किया जा रहा है। कहाँ पे? जैसे बिल्डिंग उल्डिंग बनाते हैं ना भैया, रेत मतलब के बालू जो हुआ ना उसी को। हाँ हाँ, वही तो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि देख रहा हूँ ना बिहार वगैरह में बहुत ज्यादा होता है ये। गंगा बिहार के के नदी शहरों से में कौन सा कम हो रहा है, वहां पे तो बड़ी बिहार बड़ी में, बिल्डिंगें बन रही उत्तराखंड हैं। में, यूपी में, सब जगह हो हम्म रहा है। यहाँ पे खनन होता है और बड़े बड़े शहरों में ले जाके बिल्डिंग बनाया जाता है। हाँ यहाँ से सस्ते रेट पे ले जाते हैं, यहाँ पे हाँ, महंगा ले बेचते जाती हैं। हैं। अब ये भी ना प्राकृतिक संसाधन है ना रेत। तो इसमें बताया गया ना पहले स्थान पर जल संसाधन है ना, पहले स्थान पर जल संसाधन है ना। अब रेत खनन के जो मुख्य स्रोत है उसमें बताई गई है नदियां है ना। नदी के तट पर एवं जो है बाढ़कृत मैदान जो होते हैं, झीलें व जलाशय होती हैं, तटीय समुद्री रेत आदि होती है ना। अब बताया गया भारत में जो है ना रेत खनन का विनियमन, तो खाद और खनिज के बारे में बताया गया है। जो है खाद और खनिज अधिनियम जो खाद उन्नीस नहीं, खान खान। खान। भैया हाँ हाँ। देखो, अरे मेरे में ना खाद पता नहीं है। नहीं, सही बता रहा हूँ, एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। मैं एक बार फिर हाँ, वो से फोन इसको, में ना छोटा छोटा अजीब सा दिखता था ना, मेरे को भी दिक्कत होता था पहले। हाँ खान और खनिज है ना अधिनियम 1900 जो है 57 है ना। MMDR एक्ट के तहत जो है रेत को जो है गौण खनिज के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब मैं पूछना चाहूंगा गौण खनिज मतलब क्या होता है, कि मतलब जिसका मतलब वैल्यू कम हो। छोटा, माइनर। गोन मतलब मान नहीं सिस्टर, वो कम होते जा रहा है उसके मतलब। हाँ, उसका जैसे तो गोन मतलब क्या होता है, समाप्त होना। होता है जैसे मेरे को नहीं, बस। रेत को ना मतलब कि छोटा खनिज माना जाता है अंकिता, जैसे अच्छा पत्थर नहीं होता है, सिस्टर, तो ग्रेनाइट होता गोन है। मतलब क्या होता है, गोन का मतलब होता है ना उस चीज का समाप्त होना। गोन हम नहीं बोलते ये चीज गोन हो गया मतलब वो चीज समाप्त हो रहा है। देखो ना वहां पे क्या लिखा हुआ है, मतलब माइनर नंबर 1957 के तहत जो है ना रेत को जो है ना गौण खनिज के रूप में जो है ना वर्गीकृत किया गया है। यानी जो रेत है उसको छोटे उसमें बताया गया, माइनर लिखा हुआ है ना, देखो इंग्लिश में। हाँ 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 अच्छा। ठीक है। अब हाँ, बताया कि ना माइनर। गौड़ खनिज, हाँ इसमें बताया कि ना गौड़ खनिजों का विनियमन है ना। तो गौड़ खनिजों का जो विनियमन करने के लिए बताया गया, तो इसमें अवैध खनन पर रोक सहित जो है ना राज्य सरकारों के जो है विधायी प्रशासनिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है ना। जो विधायी और प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र उसी के अंतर्गत ये आता है। और रेत के खनन के प्रभाव जो है उसके बारे में देख लेते हैं, इससे क्या प्रभाव हो सकता है। तो जैव विविधता का जो है प्रभाव होगा ना, जैव विविधता पर जो है प्रभाव होगा। जैसे जो स्थलीय एवं तटीय जो रेत खनन दोनों से जो है जलीय और जो है स्थलीय वनस्पतियों व जीवों के पर्यावास को नुकसान होता है। मतलब जो मतलब उसमें पर्यावास रहने वाले हैं, हाँ उसमें उनको नुकसान होता है। और जो है जो हाइड्रोलॉजिकल प्रणाली पर जो है ना ये प्रभाव डालता है। जैसे जल में प्राकृतिक बहाव में परिवर्तन होता है, जो जल के जो प्राकृतिक बहाव है ना उसमें परिवर्तन होगा। अब मान लो कहीं से आप जो है रेत निकाल ले तो वहां पे गड्ढा हो जाएगा। तो गड्ढा हो जाने के नाते वो पानी कैसे उतना तेजी से बहेगा, थोड़ा सा उसमें दिक्कत नहीं आएगा, पहले वो गड्ढा भरेगा। अब भूजल स्तर कम हो जाता है, जो भूजल स्तर होता है ना वो भी कम हो जाता है। क्योंकि आप जितना नीचे तक के मतलब गड्ढा करेंगे, अब मान लो गर्मी के सीजन में अब वो गड्ढा दिखने लगेगा, तो उसमें पानी अब उसका तल दिखने लगा, तो बताओ उतने नीचे तक तो पानी नहीं रहेगा। अब उसके बाद नीचे जाओगे तब ना पानी मिलेगा, तो स्तर जो है नीचे वो चला जाएगा। तो उस बाद अवसंरचना पर प्रभाव, अवसंरचना पर जो प्रभाव है तो उसमें बताया गया ना पुल हैं, नदी हैं, तटबंध और जो तटीय अवसंरचना को नुकसान हो सकता है। मान लो पुल वगैरह बना है, नदी का तट जो बना है, तो इन सब जो अवसंरचनाएं जो निर्मित की गई उसमें उसका हास हो सकता है इस वजह से। जैसे कि मान लो कि अभी पुल बना है, उसको फ्रेमवर्क जो बनाया गया है, उसका जो फ्रेम बनाया गया है, अब नीचे से मिट्टी खिसक जाएगी तो वो धीरे धीरे बैठ जाएगा वहीं।
और जो मतलब ऐसी बहुत सारी जो तटीय तट है, उसका तट का अगर कट के निकल जाएगा तो वहाँ पे तट रहेगा ही नहीं, पूरा गड्ढा जो है वो ना नदी वी आकार की हो जाएगी, तब यू आकार की छोड़ो वी आकार की हो जाएगी, तट उसका खत्म हो जाएगा, जब निकाल के लेके चले जाओगे गड्ढा हो जाएगा। और उसके बाद ना इसमें बताया कि ये चरम घटनाओं में जो वृद्धि है, तो ऐसा बताया कि जो जो चरम घटना है उसमें वृद्धि है, तो उसमें बार बार जो है ना बाढ़ और तूफान, महोदमी यानी जो है ना ऊंची लहरों जैसे चरम घटनाओं से घटित होने से सुरक्षा उपाय कमजोर होते हैं। अब बार बार जो है बाढ़ और तूफान ये सब सारी चीजें ना और लहरें ये सब चीजें होती हैं इससे। अब रेत खनन में जो है सर्वोत्तम कार्य पद्धति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य उपाय क्या-क्या है ना उसके बारे में बताया गया है। तो एक संधारणीय रेत प्रबंधन दिशा निर्देश और प्रभावी बनाने के लिए रेत खनन हेतु परिवर्तन एवं निगरानी दिशा निर्देश 2020 है ना, ये बनाई गई है और जारी किए गए हैं ना ये। और दिशा निर्देश जो है ना नदी के जो पारिस्थितिक तंत्र की जो है पुनर्बहाली और संरक्षण के लिए जारी किए गए हैं, ताकि जो नदी का जो है पुनर्संरक्षण और पारिस्थितिक तंत्र जो उसका है ना उसकी जो है बहाली हो सके, वो मतलब उसको संरक्षित किया जा सके। और इसका दूसरा बताया गया कि खान मंत्रालय ने रेत खनन फ्रेमवर्क 2018 जारी किया है। इस फ्रेमवर्क में जो है चट्टानों को जो है ना महीन रूप से पीस कर तैयार की गई मैन्युफैक्चर्ड सैंड होता है ना ये, हाँ सैंड। तो ये क्या होता है ना, जैसे कि बहुत बड़े बड़े देखता हूँ ना पत्थर उठा उठा के ले आते हैं ये लोग। और जब ये मतलब हाईवे वगैरह भी बनता था ना हमारे यहाँ तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तो मैं देखता था ये लोग पत्थर लाते थे, बहुत बड़ी एक मशीन होती थी उसी में डाल करके ना छोटा छोटा टुकड़ा करके वो जो पत्थर गिट्टक डालते थे वो छोटा छोटा गिट्टक बना देता था वो। और कोयला खदानों के वर्डन है ना से प्राप्त रेत जो होते हैं को प्राकृतिक रेत के वैकल्पिक स्रोतों के रूप में उपयोग करते हैं। अब बहुत जगह तो मैं तो ये भी देखा हूँ कि जो है ना बड़े बड़े जो पत्थर वगैरह लाते हैं ना उसको ऐसे मसल करके ना वो बना देते हैं रेत, मसल के उसको रेत बना देते हैं। और ओवरबर्डन जिसे जो प्राकृतिक रेत का जो ना वैकल्पिक स्रोत के रूप में उसको यूज करते हैं, जो मतलब मसल देते हैं ले आते हैं, जो मतलब बनाते हैं मैन्युफैक्चर जो सैंड होते हैं है ना। अब ओवरबर्डन मतलब बताया गया है वास्तव में कोयला संस्तर या अन्य खनिज अयस्क के रूप में ना चट्टानी या मृदा परत जैसी सामग्रियां हैं। खनिज खनन के दौरान इन सामग्री को हटा दिया जाता है, इनका कई तरीके के से आर्थिक उपयोग किया जाता है। अच्छा एक चीज अगर आप लोग अंकिता या संजना देखे हुए बताना, ये जो मतलब जो हाईवे वगैरह बनते हैं आप देखोगे बहुत ही जैसे कि ऐसा पूरा दीवार टाइप का होता है, बीच में पूरा हाईवे है, बगल से भी रोड निकल रहा है। अब इतना ऊपर उसमें मिट्टी कैसे इतना मतलब वो वर्कलोड कैसे मैनेज करता है, जैसे उसके ऊपर इतना वेट वाहन चलता है, मान लो ट्रक वगैरह जाता है, इतना वेट रहता है, फिर भी कैसे वो थाम लेता है। वो दीवारें इतनी पतली पतली होती है जो कंक्रीट की ऐसे जोड़ करके बनाई जाती हैं। वो पतली नहीं होती है भैया, आप देखना जो हाईवे कहीं से जा रहा होगा ना, वो देखो हाँ बहुत चौड़ाई वाले हिस्से में होता है ना, चौड़ा नहीं होता है काफी। दिल्ली में तो मैं देखा हूँ ना, दिल्ली में तो यहाँ जो पे हर उसके जगह ऊपर पिलर होता है, जो पिलर नहीं होता है। फ्लाईओवर जो सिस्टर बने हैं बगल में देखो उसमें बहुत सारा मिट्टी भरा हुआ है। अब दीवार तो बिल्कुल हाँ, ऐसे सीधी खड़ी है, तो उसके अंदर में जब ट्रक वगैरह जाएगा तो धंसेगा नहीं, क्यों नहीं गिर सकता वो। तो उसके अंदर भी तो डाले होते हैं ना, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, मिट्टी रहता है, गिट्टी रहता है, बहुत कुछ उसमें हाँ डालते हैं, ठीक है। लोहा डालते हैं। वो जो होता है ना, देखो लोहा का जैसे हम सीट बनाते हैं ना सीमेंट, और उसको लोहा को डाल के उसको बड़ा बड़ा खड़ा किया जाता है उसके ऊपर बैलेंस के तौर पे, फिर उसमें जो गिट्टी हाँ, भरी जाती है उससे बनता लेकिन है वो। सिस्टर जानती हूँ उसमें क्या होता है कि वो वर्कलोड मैनेज करता है। मेरे यहाँ जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा था तो हम लोग देखे थे ना वहाँ पे, वही चीज मैं विशेष कर देख रहा था। तो वो ना बीच में ना जैसे सरिया टाइप में होता है ना, सरिया जैसे होता है कि ये हाँ हाँ। जो प्लेटें होती है ना उसमें बड़ा बड़ा ना वो नट बोल्टेड लगा के ना सरिये दोनों से टाइट करते हैं, बीच में डालते हैं राख जो कोयला होता है ना, कोयले का जो मतलब जो कोयला उपयोग करने के बाद जब उसका राख निकलता है ना तो दोनों साइड में राख भरते थे और बीच में पूरा मिट्टी और कंक्रीट भरते थे। हाँ, कंक्रीट ही सबसे ज्यादा भरा जाता है, बीच बीच में उसमें लेयर भी लगाया जाता है, हाँ ताकि बीच में कभी जो है
धस जाए जैसे, क्योंकि देखो वो भी धस जाता है, फ्लाईओवर भी कभी कभार धस जाता है, तो गाड़ी अचानक से मतलब एकदम से ना गिर जाए, इसलिए वो जो है ना लोहे के मतलब कि उसी से जो हाँ पिलर बनाए जाते हैं, वो ये मेरे पापा बता रहे थे। हाँ वो कंक्रीट जानते हैं और ना जो है सब। ना, हाँ कंक्रीट है वो चीजें मिला के डाल देते उसमें। तो मैं देखा जो मतलब ना कोयले का वो राख था, तो मैं पूछा ये मतलब हम्म। काला पूरा बहुत ज्यादा था। तो पूरा धूल उड़ अभी जब बन रहा था तो हमारे घर के एकदम बिल्कुल पास में ही है ना, हमारे घर के पीछे हम्म। ही है वो। तो डामर भी बिल्कुल डाला जाता है उसमें, जो रोड हाँ पे तो नहीं चलता उसमें है काला काला सा, हाँ तो वो वो डालते थे, रहता है। तो वो जो है ना बहुत ही ऐसा होता था। तो मैं कहा कि भाई ये क्यों डालते हैं? तो ये कह रहे हैं ना ये इसका पकड़ मजबूत करता है, मिट्टी इतनी जल्दी जैसे कि मिट्टी में पानी जाएगा ना तो वो रिस करके हम्म। नीचे चला जाने लगा है। ये इसमें ना चिपचिपाहट पैदा होता है, तो ये ना अंदर ही मतलब उसको ना मैनेज कर लेता है वो नहीं। नहीं, मैं अ, तो पापा से पूछ रही थी कि मैंने कहा पापा ये जो गंगा की जो नदी है उसमें जैसे हाईवे जा रहे हैं, उसके अंदर जो पिलर बने हुए हैं वो कैसे हाँ मतलब कि बना होगा। तो वो मेरे पापा पूरा प्रोसेस बता रहे थे एक बार ना कि वो कैसे बनता है, क्योंकि बहुत नहीं नहीं मतलब कि वो ऐसे होता है ना, रोचक होता है जानना कैसे नहीं ऐसे वो तो बना दिए। अरे वो संजना ना बहुत ही मतलब अच्छा है, उसके बारे में मैं जानता हूँ। क्योंकि उसका पहले पानी ना रोक देते हैं बगल बगल से, फिर हाँ कंक्रीट वगैरह हाँ, को वो बनाते हैं, लोहे डाल करके बनाते हैं उसमें नीचे है ना, वो पहले जानता से हूँ। उसका फर्म जो होता है ना वो बन जाता है, मतलब कि जो हाँ पिलर बनना फरमा होता है बाहर, ना पहले से ही क्योंकि जब बन वो के बाहर रहता है। हाँ क्योंकि जब वो समुद्र वगैरह में भी बनाते हैं ना तो वो बगल से ही जब पूरा पानी रोक देते हैं वहाँ पानी सुखाते हैं। इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा है, कई वीडियो देखा है। तो नहीं, ये तो मेरे पहले पापा मेरे ही को बताए थे ना, तो मैं उनसे हाँ पूछ रही थी, जानना मेरे बता को रहे थे। रोचक लगता था तो मैं ऐसा करता था ना। लेकिन हम्म। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना ये मतलब हाईवे वगैरह के पास, तभी मैं पहले मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती थी। ये मतलब ना अगर एक अगर कहीं पे जैसे किसी चीज को खड़ा कर दिए और उस पे अगर गाड़ी चढ़ाओगे तो धस जाएगा। हाँ, तो उसमें कुछ ना कुछ भरेंगे ना तभी तो वो हाँ तो धंसेगा। वो वही चीज मैं देख रहा था वहां, तो वो ना वो राख भर भर के ले आते थे, कोयला ले आते थे वैसा वाला, बगल में मिट्टी डालते। लाते हैं, कंक्रीट लाते हाँ हैं छोटा छोटा, बहुत कुछ डालते है हैं ना। उसमें, लेयर बनाते हैं वो सबका। हाँ अब उसके बाद ना इसमें बताया गया है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों में, इसमें बताया ना इको मार्क है ना। तो इसमें बताया केंद्रीय पर्यावरण है ना, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इको मार्क ना नियम 2024 अधिसूचित किया है। तो अधिसूचित जो नियमों पर ना एक नजर हम डाल लेते हैं। तो इको मार्क जो है ना लेबलिंग देने हेतु जो है मानदंड होता है ना, लेबलिंग देने हेतु एक मानदंड होता है। ऐसे उत्पाद जिनके पास ना भारतीय मानक ब्यूरो और जो है BIS मतलब अधिनियम के तहत भारतीय मानक के अनुरूप जो है लाइसेंस या प्रमाण पत्र है ना, या गुणवत्ता नियंत्रण आदि इसका जो है मैनेजमेंट है ना। तो ये साथ ही ये जो इको मार्क नियम के तहत इसे निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। और नियम के अनुसार ना इको मार्क पर जो है उन उत्पादों को भी दिया जाता है जो मतलब संसाधन उपभोग और पर्यावरणीय प्रभावों के संबंध में पर्यावरणीय संबंधी निर्धारित मानदंड को ना पूरा करते हैं। मतलब जो संसाधन का उपयोग मतलब सही से करते हैं, जो पर्यावरणीय प्रभाव को के संबंध में जो ना पर्यावरणीय संबंधी जो निर्धारित मानदंड दिए गए हैं उसको पूरा करते हैं उसके लिए ना। अब इसमें देखते हैं आवेदन प्रक्रिया इसकी जो होती है वो कैसे होती है। तो विनिर्माताओं को जो ना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, CPCB के माध्यम से इको मार्क के लिए आवेदन करना होता है इसमें है ना। तो इको मार्क लेबलिंग मार्क के उपयोग की अवधि जो होती है तीन तीन साल के लिए ना वैध होता है। और निरीक्षण और क्रियान्वयन के बारे में बताएंगे। तो निरीक्षण और जो क्रियान्वयन है ना, यह जो है कार्य केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति करेगी ना ये। अब भारत में जो पर्यावरण प्रमाणन की जो अन्य योजना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो उसमें बताया गया ना भारतीय जो वन और लकड़ी प्रमाणन योजना की शुरुआत की गई थी ना। एक बार एक ना न्यूज रिपोर्टर पढ़ रहा था हेडलाइन, लकड़ी लकड़ी लिखी लड़की लकड़ी की जगह उसने लड़की पढ़ दिया था, फिर उसका सॉरी कोई बात नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है जब पढ़ो तो। है ना। अब उसके बाद बताया गया है यह देश में जो है संधारी वन प्रबंधन
और कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए ना शुरू की गई थी। यह स्वैच्छिक थर्ड पार्टी प्रमाणन का जो है प्रावधान करती है। थर्ड पार्टी प्रमाणन का मतलब क्या हो गया, समझना? ये नहीं समझा मैं। मतलब कोई अन्य जो है ना संस्था उसका जो है प्रमाणन देगी, थर्ड पार्टी। जैसे अच्छा, 2 हैं, उसके अलग से एक और जो है संस्था आ जाए उसके अंतर्गत। ठीक है। जैसे आज जैसे आपकी कोई कंपनी है, तो उसका जो हाँ। मतलब कि टैक्स भरना है ना, मान लो रिटर्न भरना है, तो आप थर्ड पार्टी के पास ही तो जाएंगे ना कि आप जो है मेरा भरवा दो। कोई सीए होगा, चाहे कोई अकाउंटेंट होगा जिसको ये काम आता है, तो वो थर्ड पार्टी होगा। हाँ, और उसके बाद पता ना, इसमें वन प्रबंधन प्रमाणन, वन के बाहर वृक्ष प्रबंधन प्रमाणन और कस्टडी प्रमाणन श्रृंखला शामिल है ना। ये वन प्रमाणन प्रबंधन प्रमाणन और वन के बाहर जो वृक्ष प्रबंधन प्रमाणन और कस्टडी प्रमाणन श्रृंखला ना, ये सारी चीजें इसमें शामिल है, सारी संस्था। अब इसमें बताया गया ना, यह जो उन संस्थाओं को जो बाजार आधारित प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो अपनी गतिविधियों में ना जिम्मेदार वन प्रबंधन और कृषि वानिकी पद्धतियों को जो है ना अपनाती हैं। अब आगे बताया गया इथेनॉल है ना, 100 इथेनॉल 100। तो पेट्रोलियम मंत्रालय है ना, पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल 100 फ्यूल शुरू किया है। इथेनॉल से अब जैसे कि ये ना वैकल्पिक है, ये जो मतलब जीवाश्म ईंधन का जो है ना वैकल्पिक स्रोत बनने वाला है। जैसे कि जो गाड़ी वगैरह चल रही है ना, हाइड्रोजन और इथेनॉल से मतलब भविष्य में चलाने की मतलब इनकी योजना है ना। हाँ बिल्कुल। अब जो इथेनॉल, परिवहन मंत्री है ना, उनका ये हाँ सपना है। हाँ। अब यह जो है गैसोलीन ना, यह गैसोलीन का एक जो है स्वच्छ और हरित विकल्प है। यह जो है 92 से 94% इथेनॉल, 4 से 5% मोटर स्पिरिट ना, फ्लेम को रंग प्रदान करने के लिए जो होता है ना स्पिरिट, और जो है उसके 1.5% सविलायक हायर सेचुरेटेड अल्कोहल का मिश्रण होता है ना, ये मिश्रण है ये। और इसके बाद इसमें बताया गया इथेनॉल 100 के जो ऑक्टेन संख्या है वो 100 से 105 के बीच होती है, और जो इसे जो है ना हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन के लिए आदर्श बनाता है। जो मतलब हाई परफॉर्मेंस इंजन मतलब क्या होता है, समझना? मतलब कौन से इंजन इसमें आएंगे? जो मतलब ज्यादा आपको ज्यादा समय तक चले, हाई परफॉर्मेंस होता है ना, जैसे कोई ज्यादा, इंजन कितने स्पीड तक चल सकता है, कितनी देर तक, कितना किलोमीटर, उस अच्छा, जो टाइप का। ज्यादा एवरेज देता है ना। हाँ हाँ, स्पीड, हाँ वही अब। हाँ अंकिता, ये सही बोल रहा हूँ? ये भेज दो, ये मुझे सेंड कर दो तो लगा दूँ। मैं बाद में करती हूँ। हाँ? हेलो अंकिता। अंकिता सो गई क्या? नहीं, इतना टाइम नहीं सोती हैं वो। अच्छा, शाम को सो अंकिता जाती हैं। खाना खा रही है कुछ क्या? काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, इसे जो ना हाई परफॉर्मेंस वाले इंजन के आदर्श बनाता है ना ये, और यह इंजन की जो है दक्षता और पावर आउटपुट को बेहतर बनाता है। यह पर्यावरणीय प्रभाव को कम करता है ना। अब आप थक गए होंगे, अब नहीं आराम मैं कर पढ़ लो। नहीं मैं पढ़ देता हूँ। अच्छा ठीक है। आज मेरे पास एनर्जी है। अच्छा ठीक हाँ। है, कर दो, अच्छी बात है। अब नवकड़ी ऊर्जा और प्रौद्योगिकी कार्रवाई प्लेटफॉर्म के बारे में बताया ना, नवकड़ी ऊर्जा प्रौद्योगिकी और कार्रवाई प्लेटफॉर्म। तो इसमें बताया ना RETAP है ना, संयुक्त कार्य समूह की पहली वर्चुअली बैठक भारत के और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है ना प्रतिनिधियों के बीच ये आयोजित की गई थी। और RETAP इसको बोलते हैं, तो इसको के बारे में देख लेते हैं ना। तो इसको बोलते हैं RETAP, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी एक्शन, हाँ एक्शन प्लेटफॉर्म है ना। तो रीटैप की जो घोषणा है, ये हम पहले भी रीटैप का नाम दिए थे पीछे। रीटैप की घोषणा भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से ना 2023 में जो स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप
के तहत जो है की गई थी और इस कैब को जो है 2021 में लॉन्च किया गया था। यह भारत व अमेरिका के बीच ना सहयोगात्मक पहल है। इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ ऊर्जा में जो है नवाचार और इसकी उपयोग में ना तेजी लाना है कि मतलब जो इसका उपयोग है उसको जल्दी से तेजी लाया जाए ताकि मतलब जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, बहुत सारी जो गैसें हैं उनका जो है ना जो बढ़ता जा रहा है उनको जो है ना कम किया जाए। ये हर हेलो हेलो, रीजन। सुनो सुनो, हाँ, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, कट रहा है। अच्छा। अब रिटर्न। अब अब हाँ अब ठीक है। हाँ, रिटेप जो है ना प्रारंभ से जो है ना हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन पवन ऊर्जा महासागरीय ज्वारी ऊर्जा आदि पर जो है ना ध्यान ध्यान केंद्रित करेगी। जो मतलब हरित और जो स्वच्छ हाइड्रोजन पवन ऊर्जा होगा, जो महासागरीय ज्वारी ऊर्जा होगा और विंड एनर्जी भी इसी में आता है, उस पे ना ध्यान केंद्रित करेगी ये। इसके तहत इसके जो कार्य होंगे ना वो 5 विषयों पर द्वारा निर्देशित होंगे। एक अनुसंधान एवं विकास, नव नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का जो है विकास व परीक्षण आदि, है ना। अब बायो सीएनजी के बारे में बताएंगे, है ना। तो बायो सीएनजी जो है, तो इंदौर नगर निगम जो है ना एशिया की जो है सबसे बड़ी नगर पालिका ठोस अपशिष्ट आधारित सुविधा से जो है प्रतिदिन 17,000 किलोग्राम बायो सीएनजी का उत्पादन करती है ना। 17,000 ग्राम जो है बायो सीएनजी का उत्पादन करती है ये। और बायो सीएनजी बायो कंपोस्ट नेचुरल गैस के बारे में ये है ना। कंपोस्ट नेचुरल बायो मतलब बायो जो है कंपोस्ट नेचुरल गैस, जो ये मतलब जो घर से जो वेस्ट वगैरह ले जाते हैं, सब्जी वगैरह ले जाते हैं, बहुत सारा चीजें ले जाते हैं ना वेस्ट, उसी से ये बनता है। उसका एक दिन मेरे यहाँ आए थे, वो क्या नाम है हेलो उसको। भैया, आपका ना वॉइस हाँ, बहुत कट रहा है, एक बार रीजॉइन करो। हेलो हेलो, हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ ठीक ही है, अब बेटर है। हाँ, कह रहा जो बायो सीएनजी बायो कंपोस्ट नेचुरल गैस है ना उसके बारे में। तो इसमें जो वो चीजें होती है जैसे कि जो घर से निकलता है जो वेस्ट, मतलब जो ग्रीन मतलब डिब्बे में लोग रखते हैं और एक ना नीले डिब्बे में रखते हैं। तो ग्रीन वाले में जो रहता है ना वो बायो डिकम्पोस्ट रहता है, जिसमें जो है हेलो 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 हेलो। हम्म। हाँ, तो जो बायो डिकम्पोस्ट होता था, एक दिन संजना ना मेरे यहाँ ना एमसीडी के मतलब अधिकारी आए थे, तो वो मेरे से कह रहे थे ना कि मतलब जो ऐसी वाली जो मतलब घास फूस है और जो खाना वगैरह रोज लोगों के घर से निकलता है, जो मतलब डिकम्पोस्ट होने वाली जो हर चीजें है, जो मतलब ना अच्छे से वो वेस्ट जो मतलब गल सकती हैं, उनको ना ले जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना उसको ये मतलब प्रेशराइज्ड करके, उनके पास एक वो है तो उसे ना प्रोसेस करके वो यही चीजें बनाते हैं। यहाँ दिल्ली में लगा हुआ है। और अच्छा। खाद भी बनाते हैं, जैविक खाद भी बनाते हैं, जो मतलब ना लोग ले आते हैं अपने पार्क वगैरह में डालने के लिए। वो ना बोरी में भर के बैग में पैक हो जाता है। हेलो हेलो। और हाँ हाँ भैया। उन्होंने मेरे को बताया था जैसे सब्जी का वेस्ट वगैरह वगैरह हो जो घर का, वो ना हरे वाले डिब्बे में डालो, नीले वाला डब्बे में बताते हैं। जैसे पेपर वगैरह अगर बोतल वगैरह है तो नीले वाले डब्बे में डालो, और अगर मतलब बैटरी दवाइयाँ वगैरह है ना तो एक काले कलर का डब्बा होगा उसमें डालो, मतलब जो डेंजरस हो। हॉस्पिटल में काले रंग का चलता है। हाँ, तो इसमें बाद ना बायो सीएनजी जो मतलब कंपोस्ट गैस के बारे में बताया गया था। यह ना बायोगैस का एक ना शोधित और संपीड़ित रूप है ना ये, जिसमें जो है लगभग 92 से 98% जो है मीथेन पाई जाती है ना। और इस संयंत्र का जो शुभारंभ है 2022 में किया गया था। यह अपशिष्ट को ना धन में बदलने की गलवाए गलवाई गलवाना गैल्वनाइंग। गलवा गलवाइजिंग गैल्वनाइजिंग। गलवाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो
रिसोर्सेज धन ना का धन पहल का जो है ना इसका हिस्सा है। अब गोवर्धन पहल के बारे में क्या है, तो गोवर्धन पहल के बारे में तो समन्वय विभाग जल शक्ति मंत्रालय का ना ये पेयजल एवं जो है स्वच्छता विभाग है ना। अब इसका जो उद्देश्य है उसके बारे में देखेंगे, तो इसका उद्देश्य है बायो डिग्रेडेबल है ना, बायोडिग्रेडेबल जैविक अपशिष्ट को जो है बायोगैस संपीड़ित बायोगैस है ना और जैविक खाद्य जैसे मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करना तथा चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है ना। अब देखेंगे सुपर हाइड्रोफोबिक कैटेलिस्ट। संजना, हेलो। हाँ हाँ भैया। अब बताना, मैं पानी पी के आता हूँ। ओके। सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट है ना, ये क्या होता है इसके बारे में देखते हैं ना। तो वैज्ञानिकों की ना एक टीम ने जो है ना सुपर हाइड्रोफोबिक वाटर रिप्लेसमेंट है ना, रिपेलेंट है ना कैटलिस्ट यानी जो है ना उत्प्रेरक विकसित किया है। ये जो है ना बायोडीजल उत्पादन की लागत को जो है ना कम कर सकता है ना। तो उसी को लेकर के ये आया है ना। अब देखते हैं कि ये होता क्या है। इसे जो है ना बायोमास यानी जो है ना सेल्यूलोज से बनाया जाता है। ये जो है ना पर्यावरण के लिए जो है ना अनुकूल है और जो है ना प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके अलावा जो है ना इसका उपयोग जो है ना बार बार किया जा सकता है और ये जो है ना काफी किफायती भी है। जो बायोमास मतलब कि जो बायोमास हम बनाते हैं उसी से जो है ना इसका निर्माण किया जाता है। तो ये जो बनता है तो ये मतलब कि अच्छा होता है पर्यावरण के लिए भी और जो है ना काफी किफायत मतलब सस्ते दाम पे जो है ना मिल जाता है। ये जो है ना बायोडीजल को जो है ना उत्पादन के दौरान उत्पन्न होने वाले हानिकारक जो है ना जल उत्पाद है ना से निपट सकता है। इससे जो है ना बायोडीजल उत्पादन वाली जो है ना साइट को जो है विषाक्त होने से जो है ना बचाया जा सकता है। जो कई सारे जो है ना उसमें विषैले पदार्थ जो आ जाते हैं ना तो उसी को जो है इससे बचा लिया जा सकता है, जिसकी बोल रहे हैं। ये बायोमास अपशिष्ट निपटान के लिए जो है ना एक साधारणीय जो है ना विकल्प प्रदान करता है। साथ ही जो है ना ग्राफीन और जो है ना कार्बन नैनो ट्यूब के विकल्प के रूप में भी जो है ना ये बायोचार की जो है ना उपयोगिता का जो है ना विस्तार कर सकता है। तो बस इसी के जो है ना फायदे बताए गए हैं किस तरीके से मतलब कि काम कर रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो है सस्टेनेबिलिटी जो है ना रिपोर्टिंग है ना, ये क्या है। तो हालिया रिपोर्ट में ये विश्लेषण किया गया है कि कंपनियां जो है ना बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर को जो है ना कैसे अपना रही है। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं ना। उसको बोला गया है BRSR के बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। BRSR जो है ना फ्रेमवर्क है, एक जो है ना अनिवार्य प्रकटीकरण तंत्र है ना, डिस्क्लोजर मतलब कि मैकेनिज्म है। ये जो है ना BRSR का जो है ना उद्देश्य किसी व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन और उसके जो है ना ESG है ना पर्यावरण सामाजिक और जो है ना गवर्नेंस पे क्या मतलब कि उसका जो है ना संबंध है उसी को जो है ना ये प्रदर्शित करता है। जैसे कोई भी बिजनेस है ठीक है, तो वो पर्यावरण के लिए कितना मतलब कि एक तरीके से इको फ्रेंडली है ठीक है, समाज के लिए कितना अच्छा है, गवर्नेंस जो सिस्टम है ना वो मतलब कि कितना उससे प्रभावित हो रहा है, उसी से रिलेटेड अगर कोई होता है ना तो वही जो है ना बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी जो है ना रिपोर्ट को जो है ना साझा करते हैं है ना। इसी के बीच के संबंध को जो है ना स्थापित करता है। सेबी ने जो है ना BRSR को जो है ना 2023-24 के लिए जो है 22-23 के जो है ना शीर्ष जो है ना 1000 सूचीबद्ध जो है ना कंपनियों के लिए जो है ना अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत जो है ना इन कंपनियों को अपने ESG पहलुओं पर जो है ना प्रदर्शन रिपोर्ट जो है ना प्रस्तुत करनी होगी। मतलब कि जो 100 कंपनियां जो इसमें सूचीबद्ध कर दी गई है जिनको जो है इसमें नाम दे दिया गया है उनके लिए ये अनिवार्य होगा। सेबी ने कहा है कि वो जो है ना अपने ES जो है ना G के जो है ना संबंध को जो है ना प्रदर्शन करेगी। सेबी का जो मार्गदर्शन है वो दस्तावेज है 3 प्रकार के प्रकटीकरण पर जो है ना विवरण जो है ना प्रदान करता है। ये सामान्य प्रबंधन और प्रक्रिया एवं जो है ना सिद्धांतवाद मतलब कि सिद्धांत पे आधारित है। मतलब कितना आप जो है ना उन सिद्धांतों पे जो है ना चल रहे हो उससे आपका बिजनेस चल रहा है ना उस पर ये ध्यान देता है। BRSR का जो लक्ष्य है ना वो गैर वित्तीय जो है ना प्रकटीकरण के मामलों में जो है ना अनुपालन नियंत्रता और जो है ना संचार को जो है ना सुधार करना है।
मतलब कि जो भी नियम बनाया जा रहा है, मतलब कि एक तरीके से उनको अनुपालन करना है और जो है ना उसको नियंत्रण वैसे ही बना करके जो है ना हमको चलना है, उसी सब की बातें कर रहा है। सेबी ने जो है ना ESG डिस्क्लोजर की विश्व संहिता जो है ना बढ़ाने के लिए जो है ना 2023 में भी जो है ना BRSR को जो है ना कोर की जो है ना शुरुआत की। पहले 22-23 का इन्होंने रिपोर्ट को जो है साझा किया था, अब जो है ना 23 को भी लेकर के आए। BRSR कोर जो है ना एक जो है ना सब सेट है, इसमें जो है ना 9 ESG है ना विषयों के तहत जो है ना मुख्य प्रदर्शन संकेतकों का जो है ना एक सेट जो है ना तैयार किया गया। तो पहले तो 3 ही चीजों की बात की गई थी, लेकिन इसमें जो है ना 9 विषय को जो है ना इसमें डाल दिया गया। अब देखते हैं इससे संबंधित मतलब कि ये जो है ना कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट जो है ना 2024, ये भी इसी के संबंधित सुर्खियों में था। तो ये क्या होता है, तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और जो है ना कार्बन मार्केट वॉच ने जो है ना संयुक्त रूप से जो है ना कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटर रिपोर्ट जो है ना 2024 की जो है ना जारी की है। इसमें मतलब कि वही है जो कॉर्पोरेट है ना, वो क्लाइमेट को जो कितना अपना जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके जो है ना वो काम कर रहा है, ठीक, कितना वो उसके लिए जो है ना जिम्मेदार है, कितना जागरूक है, उसी को ये दर्शाते हैं। कार्बन मार्केट जो है ना वॉच एक जो है ना स्वतंत्र और जो है ना गैर लाभकारी निगरानी तथा जो है ना अनुसंधान जो है संगठन है, जो कार्बन मूल्य निर्धारण में जो है ना विशेषज्ञता रखती है। अब देखो बहुत सारे जो है ना जो कंपनीज है, जो है ना कॉर्पोरेट कंपनी बहुत ज्यादा जो है कार्बन निकालती है, रिलीज करती है पर्यावरण में। उन्हीं सबको जो है ना उन्हीं की देखने के लिए जो है ना सबको बनाया गया है। CCRM रिपोर्ट में जो है ना विश्व की 51 बड़ी कंपनियों की जलवायु संबंधी रणनीतियों की पारदर्शिता और जो है ना सत्यनिष्ठा का जो है ना आकलन किया जाता है। भाई आप जब इतना धन कमा रहे हो, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो साल भर में कितना कितना जो है ना टर्नओवर कर लेती है, तो आपका भी जो है ना जलवायु, आपकी जो पर्यावरण है उस पर जो है आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको आपको मतलब कि पूरा करना होगा। इसी के लिए जो है ना इसको सबको जो है ना जारी किया। अब देखो कोई कंपनी झूठ बोलती है कि हमने जो है ना सीवेज का अच्छा जो है ना मतलब कि सीवेज जो भी हमारे यहाँ से वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, ठीक है, उसका अच्छे से हमने जो है ना प्रॉपर जो है ना उसका प्रोसेस बना रखा है, लेकिन क्या रियलिटी में क्या कर रही है, वो किसी नदी में जो है ना उसको बहा रही है। तो वो क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शा रहा है। वही सब जो है ना इसमें हाँ, बातें कही गई है। ये हम लोग ना इकोनॉमी में भी देखो पढ़े थे उसमें। हाँ, हाँ। उसके बाद बोल रहा है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स, है ना, ये क्या होते हैं ना। तो हाल ही में जो है ना क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स पर जो है ना संयुक्त राष्ट्र महासचिव के नेतृत्व में जो है ना एक गठित पैनल ने जो है ना CETM, यही है क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन मिनरल्स, है ना, यही जो है ना इसका इसी का जो है ना शॉर्ट फॉर्म बोला है, पर जो है ना एक रिपोर्ट जारी की है। इस पैनल को जो है ना एनर्जी ट्रांजिशन के लिए जो मार्गदर्शन जो है ना सिद्धांत विकसित करने हेतु जो है ना गठित किया गया है। मतलब कि जो भी आप एनर्जी ट्रांजिशन कर रहे हो उसका क्या सिद्धांत होगा, ठीक है, ऐसा जो नहीं है बिना सिद्धांत के देखो कोई चीज नहीं चलता। जब तक सिद्धांत नहीं होगा तो वो नहीं, क्योंकि एक तो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक देश दूसरे देश को जैसे ट्रांसफर कर रहा है तो उसका कुछ तो नियम होना चाहिए ना, उसी को लेकर के इसमें बात कही गई है। CETM के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो CETM जो है ना ने खनिज होते हैं, एक प्रकार के जो है ना खनिज है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के निर्माण, उत्पादन, वितरण और भंडारण के लिए जो है ना आवश्यक है, ठीक। ये ऊर्जा तो कैसे मतलब कि खत्म नहीं होती, ठीक है, जैसे पवन है, सौर है, ये तो ऐसी ऊर्जा जो कभी मतलब कि कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। उसके ऊपर जो हम टेक्नोलॉजी का यूज करें ना, उसका हम कैसे निर्माण करें, जैसे सोलर प्लेट लगाई है ना, तो बहुत सारे देश है जिनको नहीं ये सब चीजें बनानी आती, बहुत सारे देश है जो इन सब टेक्नोलॉजीज में बहुत आगे हैं, है ना, तो उनको हम कैसे देंगे, उसका उत्पादन कैसे होगा, उसका वितरण कैसे करेंगे, क्या उसका भंडारण होगा, क्या उसके सिद्धांत होंगे, वही सब बात की। इसमें जो है ना दुर्लभ जो है ना भू खनिज, तांबा, कोबाल्ट, निकल, लिथियम, ग्रेफाइट, कैडमियम, सेलेनियम आदि जो है ना शामिल किए गए हैं। इसमें ये सब जो है ना विश्व जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर जो है ना ट्रांजिशन कर रहा है। इसमें जो है ना CETM की मांग जो है ना 2030 तक जो है ना 3 गुना जो है ना बढ़ाने की जो है बढ़ने की जो है ना उम्मीद की जा रही है। अब उम्मीद है, देखो वो क्या होता है ना। उसके बाद जो है ना बायोमास जो है ना ब्रिकेट्स, है ना, ये क्या होते हैं ना, ये चीज बहुत मतलब कि यूनिक है। अभी
हमने मतलब कभी नहीं पढ़ा होगा ये सब चीजों को ना। तो बायोमास जो है ना विकिरण ऊर्जा और विद्युत उत्पादन क्षेत्र के लिए जो है ना ईंधन के विकल्प के रूप में जो है ना उभर के आए। अब देखो जो हम बिजली निर्माण कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर हम बिजली कैसे निर्माण कर रहे हैं, पानी से, है ना, पानी से ही सबसे ज्यादा हो रहा है ना। उसके अलावा तो हमारे पास उतना कोई अच्छा सोर्स है नहीं, ऊर्जा भी है तो हम किस पे डिपेंड है ना, ये सब जो जमीन से जो हम कोल निकाल रहे हैं इन्हीं सब पे हम लोग डिपेंड है। इसी के मतलब कि ईंधन के रूप में जो है ना एक विकल्प आया है, उसी को ये जो है ना बायोमास जो है ना ब्रिकेट्स कह रहे हैं। वर्तमान में जो है ना बायोमास ब्रिकेट्स बायोमास प्लेट्स का जो है ना आमतौर पे जो है ना कोयले के विकल्प के रूप में जो है ना उपयोग किया जा रहा है ना। सीधी सी बात है भाई, अब कहाँ हम लोग वो सब ले पाएंगे ना, कोयला ही अभी अवेलेबल है तो सब कोई उसी का जो है ना यूज कर रहा है, जबकि वो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो बायोमास जो है ना ब्रिकेट्स के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है, है ना, संकट के बारे में देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ये जो है ना कृषि अवशेष, वानिकी अवशेष या जो है ना अपशिष्ट बायोमास जैसे जो है ना कार्बनिक पदार्थों से जो है ना कॉम्पैक्ट ब्लॉक होते हैं। अब देखो हम भी जो है ना इसको नॉर्मली घर पे भी बना सकते हैं। अब जो भी हमारे पेड़ किसी मतलब किसी के यहाँ पे घर में खेत हो किसी का ना, तो उसमें अभी देखो जो मतलब कि मौसम चला उसमें सारी पत्तियां जो है ना झड़ रही हैं, ठीक है, उसी को हम इकट्ठा करके एक जगह रख ले, कुछ समय बाद देखेंगे ना वो बायोमास के रूप में जो है ना बन सकता है। तो उसी जो है ना कॉम्पैक्ट जो है ना ब्लॉक बनेगा, उसी को ये चीज बोल रहे हैं विक्रेटिंग जो है ना प्रोसेस। अब ये होता क्या है, इस प्रक्रिया में जो है ना बायोमास अपशिष्ट के जो है ना सघन रूप में संपीड़ित किया जाता है। मतलब संपीड़ित का मतलब क्या होता है, एक तरह के बहुत सारे चीजों को लेकर के उसको दबाया जाता है ना, उसी को जो है ना संपीड़न बोलते हैं ना। ऐसा करने से बायोमास अपशिष्ट के जो है ना भौतिक और जो है ना दहन संबंधित गुणों में जो है ना उल्लेखनीय सुधार होता है। हम लोग भी कहते हैं ना कि जितना बच्चों को दबाएंगे ना, जितना बच्चों को प्रेशर रहेगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5-6 साल के बच्चे होंगे ना, जितना हम उन पर प्रेशर डालेंगे उतना ही उनका माइंड वर्क करेगा। जैसे उन्हें ट्यूशन भी भेजो, उन्हें जो है ना डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, खेलने की भी भेजो, स्कूल भी भेजो, जितना उन पे प्रेशर बनेगा उतना ही बच्चा मतलब कि जो है ना निखर के आएगा। और वहीं बच्चे को आप खुला छोड़ दोगे ना तो वो कुछ भी नहीं करेगा। सेम उसी वे में बोल रहे हैं, जितना इसको जो है ना हम संपीड़न करेगा उसी से क्या होगा, इसके जो भौतिक और जो है ना दहन ऊर्जा जो है ना जो संबंधी जो गुण है वो मतलब ज्यादा हो जाएंगे। इससे ये जो है ना दक्ष नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जो है ना बन सकता है। तो ये हमारे लिए जो है ना बहुत अच्छा है, हम कोयले वगैरह को छोड़ करके जो है ना इस पे आ जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा। जीवाश्म ईंधन के विपरीत ये जो है ना वे जो है ना कार्बन न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि दहन करने पे ब्रिकेट्स कोई भी जो है ना CO2 उत्सर्जित नहीं करते। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब कि अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो जाए तो कितना सही रहेगा, है ना। हम लोग भी इसी टेक्नोलॉजी में अगर आगे आगे काम करेंगे तो हम ही को फायदा हुआ, जो हमारा टारगेट है ना हाँ नेट जीरो उसको भी हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, है ना। तो हाँ। ये सब अच्छा है। उसके बाद जो है ना परिवेश पोर्टल, अब ये क्या है, ये भी एक नया पोर्टल जो है ना शुरू किया गया है, मुझे लगता है हम हमारे मोदी जी ही किए होंगे, है ना। तो केंद्र सरकार के जो है ना परिवेश पोर्टल पर उपलब्ध विवरण के अनुसार जो है ना अब तक जो है ना 50,000 से अधिक जो है ना मंजूरियां जो है ना जो है ना प्रदान की जा चुकी है। अब देखते किस चीज की ये जो है ना मंजूरी दे रहे हैं ना। तो ये परिवेश पोर्टल के बारे में देख लेते हैं। तो परिवेश जो है ना प्रोएक्टिव और जो है ना रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन फॉर, संजना नहीं सिस्टर, फैसिलिटेशन, हाँ मैं अभी जा रहा हूँ ना, थोड़ा सा काम करके आना, ठीक है। ठीक है भैया। अंकिता को बोलो। हेलो अंकिता, है नहीं शायद वो। यही करके ना बंद कर देना अगर नहीं बोलेंगी तो। नहीं, मेरा ठीक गला है। बहुत खिसखिसा रहा है ना, अच्छा। इसी चलते मैं शांत हूँ। पता नहीं अचानक से सरक गया है गला। अच्छा अच्छा, आप हो ना, तब ठीक है। हाँ, मैं तभी से सुन रही, बस मैं कुछ बोल नहीं रही, पता नहीं गला तभी से खस रहा, पानी पी रही हूँ बार बार। अच्छा पानी वानी पी लो ना, और जो है थोड़ा कुछ मीठा खा लो, उससे सही रहेगा, है ना। तो परिवेश जो है ना प्रोएक्टिव और जो है ना रिस्पॉन्सिव जो है ना फैसिलिटेशन बाय जो है ना इंटर एक्टिव एंड वर्चुअस जो है ना एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब का जो है ना संक्षिप्त जो है ना रूप है। इसमें जो है बताया गया है, ये जो है ना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन जो है ना मंत्रालय ने इस पोर्टल को जो है ना NIC के जरिए जो है ना विकसित किया हुआ है। इसका उद्देश्य है जो है ना पर्यावरण, वन्य जीव, वन और जो है ना तटीय विनियमन क्षेत्र
से संबंधित मंजूरी के लिए जो है ना सिंगल जो है ना विंडो पोर्टल के रूप में जो है ना कार्य करना है, और उसके बाद जो है ना उसको अनुपालन की भी जो निगरानी जो है ना इसी के अंतर्गत करना है ना। अब जो भी हम मतलब कि पर्यावरण से कुछ भी हम चीज ले रहे हैं, ठीक है, वन से ले रहे हैं, वन्य जीवों का जो भी हम कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक, उसी के लिए जो है ना एक सिंगल विंडो पोर्टल बना दिया गया है। मतलब एक होता है ना कि हम 10 जगह चक्कर निकालें, उससे अच्छा है कि एक ही जगह अगर उसका वो हो जाए तो वो अच्छा मतलब कि रहता है ना। अभी थोड़ा 5 मिनट है, एक हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ना अंतरराष्ट्रीय और जो है ना गठबंधन, हमने किस किस के साथ जो है ना कौन कौन से जो है ना गठबंधन वगैरह किए हुए हैं ना। सोलर जो अलाउंस हाँ, किए हैं ना उसके बारे में। हाँ। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने किसके साथ किया है ना। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम में है, हरियाणा में, है ना। हाल ही में जो है ना अर्मेनिया अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला जो है ना 104वां जो है ना देश बन गया है ना। जो आर्मेनिया है वो जो है ना उसका 104वां जो है ना मतलब कि देश बन गया है। उत्पत्ति की बात करें ना, इसे जो है ना भारत और फ्रांस ने जो है ना संयुक्त रूप से 2015 में पेरिस में संपन्न हुई जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूएनएफसीसी हम देखे थे ना, उसी के जो है ना COP21 की जब मीटिंग हुई थी उसी के अवसर पे जो है ना इसने लॉन्च की, मतलब हमने लॉन्च करवाया था ना। तो फ्रांस और भारत ने अभी पूछ सकता है क्योंकि भारत का इससे ज्यादा ही मतलब संबंध है ना। और हम लोग भी जो है धीरे धीरे देखो सोलर को लेकर के काफी हम लोग ना बढ़ रहे हैं कि हमको जो है सोलर एनर्जी पे ध्यान देना है ना। उद्देश्य की बात करेंगे ना, सौर ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करना, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता जो है ना घटाना है ना। तो अभी देखो हमारे पास उतने सोर्सेज भी नहीं, ठीक है, और फिर हम क्यों उतना ज्यादा डिपेंड रहे, जब और सोर्सेज अवेलेबल तो हम उसी का यूज करें ना। ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, जलवायु परिवर्तन से जो है निपटना, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को जो है ना सरल बनाना, और जो है ना सहयोग को बढ़ावा देना है ना। अभी देखो हमारे इधर हरियाणा में भी जो है ना ये जो है ना न्यू स्कीम जो है ना लॉन्च हुई है। अगर किसी को सोलर प्लेट लगवानी है ना अपने घरों में ऊर्जा के लिए, तो वो लगवा सकते हैं। सरकार जो है ना उन्हें अलग से जो है ना छूट भी दे रही है ना। बस सर उसमें जो है ना शर्तें यही रखी गई हैं कि जो है ना उन घरों की जो है ना आय जो मतलब कि इनकम है वो बहुत कम होनी चाहिए। मतलब पूरा बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो है ना आपको देनी होगी, उसके बाद जो है ना आप वो खुलवा सकते हो ना। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है ना। मतलब कि अब देखो जो भी हम जीवाश्म ईंधन यूज कर रहे हैं उससे कितना हम लोगों को पर्यावरण को जो है ना दूषित कर रहे हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम मतलब क्रिएट होते जा रहा है। उसी को जो है ना कम करने के लिए जो है ना ये सब बातें कह रहे हैं। उसके बाद देखते हैं ना टूवर्ड्स हजार मतलब कि 1000 रणनीति द्वारा जो है ना निर्देशित ये क्या क्या है ना। 2030 तक सौर जो है ना ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में जो है ना 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ना निवेश को हमको जैसे तैसे जो है ना जुटाना है। स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से जो है ना 1000 जो है ना मिलियन लोगों को विद्युत उपलब्ध जो है ना करवाना है। तो ये अच्छी बात है। 1000 जो है ना गीगावाट की जो है ना सौर ऊर्जा क्षमता जो है ना स्थापित करना आदि। सौर ऊर्जा के उपयोग से जो है ना हर साल वैश्विक स्तर पे जो है ना 1000 मिलियन टन CO2 के उत्सर्जन को जो है ना शमन करना, मतलब कि कम करने की हमको जो है ना कोशिश करनी है। तो इसीलिए जो है ना इसका टारगेट ही रखा गया, मतलब कि 1000 टूवर्ड्स 1000 जो है ना रणनीति। सदस्य की बात करेंगे ना तो 110 जो है ना 4 हस्ताक्षरकर्ता जो है ना सदस्य बन चुके हैं। और जो है ना उसके साथ जो है ना अनुसमर्थन भी जो है ना उन्होंने किया है। पात्रता की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सभी सदस्य देश हैं और जो है ना इसी में जो है ना फ्रेमवर्क समझौते में 2020 में जो है ना संशोधन किया गया था, वो लोग भी जो है इसी में आ गए हैं। उसके बाद करेंगे ना ISA द्वारा जो है ना शुरू की गई कौन कौन सी जो है ना इसमें पहले है ना। तो वन सन वन वर्ल्ड वन गिल्ड है ना ग्रिड, इसका जो है ना उद्देश्य अलग अलग क्षेत्रीय ग्रिड्स को जो है ना कॉमन ग्रिड से जो है ना जोड़ना है। मतलब कि जितने भी अलग अलग जो क्षेत्र में बटे हुए हैं सबको एक ही जगह हम जोड़ने की बात करें ना। उसके बाद जो है ना सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्स सेंटर को भी जो है ना इनिशिएटिव करना है। मतलब कि हम जो है ना अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाए, ठीक है। एक तो जैसे होता है ना सोलर एनर्जी हमने जो है ना हमने वो बना लिया, रिसोर्स सेंटर हमने बना लिया, लेकिन उसमें जो है ना अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी जब तक नहीं लाएंगे तब तक कोई फायदा नहीं होगा ना। इसका उद्देश्य यही है क्षमता निर्माण प्रयासों का जो है ना समर्थन करना। जहाँ हम जो है ना मतलब कि इतना बिजली बना रहे ठीक है सोलर के माध्यम से, तो उसको ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे है ना। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी है ना, इसका उद्देश्य क्या है कि जो है ना
इसका उद्देश्य है संपूर्ण अफ्रीका में जो है ना वंचित समुदाय और भौगोलिक क्षेत्रों में जो है ना सौर ऊर्जा संबंधी निवेश को जो है ना बढ़ाना, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अफ्रीका देश है वहां पे जो है ना सूर्य का सबसे ज्यादा जो है ना प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, अगर हम सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ज्यादा हम जो है ना एनर्जी जो है ना ले पाएंगे। इसीलिए सब देश जो है ना देखो धीरे धीरे ना मतलब कि अफ्रीकन जो कंट्रीज है वहीं पे जा रहे हैं, वहीं पे निवेश को जो है ना बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसी से बोल रहे हैं मीगा है ना, जो ISA जो है ना ये क्या है ना, सोलर फैसिलिटी। ये जो है ना एक मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो है ना इसमें मतलब कि जैसे फंड जो है ना जमा कर सकता है। मीगा विश्व बैंक समूह का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य जो है ना निवेश को और ऋणदाताओं को गारंटी प्रदान करके जो है ना विकासशील देशों में सीमा पार निवेश को जो है ना बढ़ावा देना है। वैश्विक विस्तार की योजनाओं के साथ साथ जो है ना उप सहारा जो है ना अफ्रीका पर भी जो है ना ध्यान केंद्रित करना। अब देखो सहारा मरुस्थल है तो वहां से भी मतलब कि फायदा होगा ना। मरुस्थल है तो धूप ज्यादा आती है, वहां से ज्यादा हम ऊर्जा को जो है ना ले पाएंगे, हाँ। है ना। इसीलिए देखो, इसीलिए जो है ना उसको बढ़ावा देने के लिए देखो उप सहारा अफ्रीका पे भी जो है ना ये ध्यान देने की बात कर रहे हैं। और मतलब सीमा पार निवेश होगा तो अच्छी बात है। ये जो है ना ISA की ग्लोबल सोलर फैसिलिटी के तहत जो है ना गारंटी घटक घटक का भी जो है ना पहला कार्यक्रम है। अन्य की बात करेंगे ना तो सौर पार्क अवधारणा के तहत बड़े पैमाने पर जो है ना सौर ऊर्जा परियोजनाओं का जो है विकास। मिड करियर प्रोफेशनल के लिए जो है ना ISA सोलर फेलोशिप, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव आदि भी जो है ना इन्होंने देखो उसका जो है ना कर दिया। एक अलग से जब हम महोत्सव बनाएंगे ना एक दिवस ही, जैसे कुछ समय बाद मुझे लग रहा है कि एक दिवस घोषित कर देंगे तो ये अच्छा होगा। फेलोशिप मतलब कि कुछ जो है ना मिड करियर, मतलब जैसे हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मिड में जो है ना थोड़ा बहुत ध्यान देकर 2-4 घंटा, और वो भी हम जो है ना फेलोशिप कर सकते हैं। और साथ में बोल रहे हैं कि पार्क बनाए जा रहे हैं ना, सौर पार्क। तो मुझे लग रहा है कुछ समय बाद देखेंगे गुजरात और जो है ना कच्छ वाला जो इलाका है और जो ये राजस्थान का जो थार मतलब कि रेगिस्तान है ना, वहां पे भी मुझे लग रहा है इस तरीके के जो है ना पार्कों का हम लोग निर्माण करेंगे ताकि ज्यादा ऊर्जा हम जो है ना ले सके। रिपोर्ट की बात करेंगे ना, ईज ऑफ डूइंग सोलर है ना, 2022 सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के अनुकूलन नीतियों का जो है आकलन करना, कृषि उपयोग के लिए सौर अनुप्रयोगों का जो है विस्तार करना। अब बिजली की तो आवश्यकता पड़ती है जब हम कृषि कार्य करते हैं, तो उसी से मतलब मिल जाएगा, है ना। उसके पास जो है ना सोलर इन्वेस्टमेंट रोड मैप ये सब भी बनाया गया ताकि जो है ना सीधे इसमें जो है ना निवेश किया जा सके, मतलब थर्ड पार्टी बीच में ना हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। यहीं तक रहने देते हैं, कल जो 105 से किया जाएगा 104 से, है ना। अब जो है ना लेक्चर नंबर जो है ना 27 हम लोगों को करना है।